तो क्या हाल है मेरे भाई लोग। आज की कहानी का मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा चोमू है कि किसी ने सोची नहीं होंगी। यहाँ पे मेन कैरेक्टर दूसरे मानवा की तरह सुपर पावर लेके पैदा नहीं हुआ है, ओवर पावर नहीं है। बेचारे को तो बचपन में ही उसकी मॉम डैड छोड़ के चले गए। वो तो अपने घर को भी बेच दिया एक अच्छी कल्टीवेशन सेट के अंदर ज्वाइन होने के लिए, लेकिन टैलेंट की कमी होने के कारण वो एंट्रेंस एग्जाम को ही पास नहीं कर पाता। तो क्या होगा इस कहानी के हीरो के साथ, चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन के सीन को दिखाए जाते हैं और ये जो माउंटेन है इसके नीचे ही एक छोटा सा गांव बसा होता है और इसी गांव के अंदर हम लोगों को हम लोग के मेन कैरेक्टर हाउ को दिखाए जाते हैं। अपना हाउ जो कि एक ऑर्डिनरी स्कॉलर होता है और तब वो अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन करने की कोशिश भी कर रहा होता है। हाउ इस वक्त कल्टीवेशन करते हुए हम लोगों से बताने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी पापा अचानक से एक दिन उसे छोड़ के यहाँ से चले गए और तब उस दिन की बात से आज तक उन लोगों की कोई भी खबर नहीं है, जैसा कि हाउ के पास निर्भर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसी कारण ही वो हर रोज बहुत सारी किताब और पोइट्री को पढ़ने लगा, इसी आशा में कि एक दिन न एक दिन वो इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास करेगा और तब अपनी हालातों को भी सुधारेगा। और इन्हीं सभी चीजों के कारण वो तो अपने फैमिली का जो मेन रेसिडेंस था उसे भी बेच दिया और तब लोन शार्क से बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी ले लिया। लेकिन इन सभी चीजों से भी कोई भी फायदा नहीं होता। हम लोग का एमसी वो लगातार 3 साल एग्जामिनेशन देने के बावजूद एक बार भी पास नहीं कर पाता, हर वक्त फेल ही हो जाता है। तो इस समय हाउ इंपीरियल एग्जाम छोड़ के आराम से एक मजदूर बन के काम करने के बारे में सोचता है। हाउ एक दिन सिटी के नॉर्थ साइड में माउंटेन के पीछे आता है, जहाँ पे उसे पहाड़ों के नीचे एक गुफा में उसके गांव के कुछ लड़कों को देखने के लिए मिलता है, जो लोग उस जगह पे किसी कारण अटक चुके थे, दोबारा से ऊपर आ नहीं पा रहे थे। अपना एमसी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिरकार वे लोग उस जगह पे फंसे तो फंसे कैसे। लेकिन इसी समय कोई हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। अचानक से हुई इस अटैक के कारण एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन किस्मत से ये जो अटैक है ये एमसी के ऊपर लॉन्च नहीं होता बल्कि उसके साइड में जा लगता है। हाउ अभी जैसे ही सामने की ओर देखता है तो वो देखती है कि धूल के अंदर से एक लड़की उसके पास ही आ खड़ी होती है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगती है कि लड़के तुम में थोड़ा टैलेंट है, जब तुम खुद यहाँ तक आ गए हो तो इसे अपनी किस्मत समझो, और वैसे भी हम एक आदमी काम थे तो तुम उनके साथ जुड़ जाओ। लड़की की ये बोलने के साथ ही अपना मेन कैरेक्टर यहीं पे अपनी होश खो बैठती है। लेकिन एमसी जब होश में आता है तब वो अपने आप को एक कल्टीवेशन सेट के सामने पाता है जिसका की नाम काउशैन सेक्ट होता है। हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है, मैं इंपीरियल एग्जाम को छोड़ने के बाद एक इमोर्टल बनने का जो रास्ता है उसमें जाने का आशा पूरी तरीके से छोड़ दिया था, लेकिन मेरी किस्मत से मुझे एक और मौका मिल गया। हाउ के इस सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को 4 महीने बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम लोग को काउशन सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के लिए मिलते हैं, जो लोग सामने की ओर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो 4 महीनों के बाद QI कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है और इसी कारण ही हाउ को अभी एक सर्वेंट से एक आउटर डिसाइपल बनाया जा रहा होता है। हाउ के सामने वाला सीनियर हाउ से बोलने लगता है कि तुम माउंटेन के अंदर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेजर पैविलियन में जाओ और वहाँ पे जाके अपने लिए एक मैजिकल ट्रेजर को ले लो। अपने लिए ट्रेजर को लेने के बाद नॉर्थ साइड में आउटर डिसाइपलों का जो क्वार्टर है वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाने के बाद अपने लिए एक रेसिडेंस को ढूंढ लेना जहाँ पे तुम रह सको। अभी ये सीनियर हाउ की परवाह करते हुए हाउ से एक और बात बोलता है कि उसको QI कंडेंसेशन मैनुअल का जो फर्स्ट पेज है उसे अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि यही चीज सेट के अंदर एक फंडामेंटल सर्वाइवल चीज है। सीनियर की इन सभी बातों को सुनने के बाद और तौर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देने की वजह से हाउ अभी सीनियर के सामने झुकता है और इसके साथ ही सीनियर को शुक्रिया अदा करता है। तो इस समय सीनियर हाउ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीनियर की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हाउ अभी एक किताब को पढ़ते हुए किताब में लिखी हुई जो डायरेक्शन है उसी और ही जाने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद हाउ अभी एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे सामने की ओर लकड़ी से बना हुआ एक पुल होता है और पुल के उस पार एक बहुत ही बड़ा रेसिडेंस होता है। हाउ अभी जैसे ही रेसिडेंस के सामने जाता है वैसे ही उसके हाथ में कहीं से उड़ता हुआ एक पोटली आ गिरती है। पोटली के अंदर बहुत सारे सामान भी होता है, जैसे कि ग्रीन ड्रॉबेज, स्प्रिट टोकन, स्टोरेज बैग। अभी रेसिडेंस के अंदर से कोई एक जन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे बैग के अंदर जो स्प्रिट टोकन है उसके माध्यम से तुम पैविलियन के अंदर एंटर करके मैजिकल ट्रेजर को ले सकते हो, और तुम्हारे पास जो स्टोरेज बैग है उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने के बाद तुम उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सामान को रख पाओगे। इन सभी बातों के साथ ही कुछ देर बाद हम लोग को हाउ को पैविलियन के अंदर आते हुए दिखाए जाते हैं। पैविलियन के अंदर इस वक्त हम लोग को बहुत सारे मैजिकल ट्रेजरों को भी देखने के लिए मिलते हैं। अपने आसपास इतने सारे मैजिकल ट्रेजरों को देखने के बाद हाउ अभी
बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। हाउ परेशान होते हुए बोलने लगता है कि क्या यहाँ पे इतने सारे मैजिकल ट्रेजर सिर्फ यूज करने के लिए रखे हुए हैं? तो मुझे सबसे पहले अपने लिए एक सुइटेबल ट्रेजर को ढूंढना पड़ेगा जिसको कि मैं अच्छी तरीके से यूज कर पाऊँ। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था, इसी समय उसकी नजर सामने की ओर रखी हुई एक मिरर पर जाती है। एक बेकार पोजीशन में उस आईने को रखा हुआ देखने के बाद हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे भाई वो कौन सा ट्रेजर है और वो हर एक ट्रेजर से उस जगह पे अलग क्यों रखा हुआ है। हाउ इस वक्त ट्रेजर को अच्छी तरीके से चारों ओर से घूम घूम के निरीक्षण करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ट्रेजर काम क्या करता है या फिर इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है। हाउ अभी ऐसे ही कैजुअली मिरर को थोड़ा सा टच करता है, लेकिन हाउ के ऐसा करते ही पैविलियन के ऊपर से एक आदमी नीचे की ओर आने लगता है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और जैसा कि तुमने यहाँ पे इस मिरर को चूज किया है तो लगता है तुम्हारी किस्मत इसी मिरर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस समय हाउ अचानक से पैविलियन के ऊपर से किसी एक पर्सन को इस तरीके से नीचे आता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी ये पर्सन नीचे की ओर आने के बाद हाउ से बोलने लगता है कि ट्रेजर पैविलियन के अंदर ये जो मिरर है ये सबसे ज्यादा यूनिक एक आर्टिफैक्ट है। इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी पता ही नहीं चला कि आखिरकार इसे किस तरीके से यूज किया जाता है या फिर इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। जूनियर ब्रदर जिसके पास आपकी तरह अच्छी क्वालिटी हो उसके लिए इस मिरर को यूज करके हेवन एंड अर्थ को डोमिनेटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर्सन की ये सभी फालतू की बातें सुन के इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे इस मिरर को ले लेना चाहिए या फिर इसे ना लेके किसी एक और ट्रेजर को उठा लेना चाहिए। लेकिन इस समय हाउ अपना डिसीजन बना पाता उससे पहले ये पर्सन हाउ को ये जो मिरर है इसे चिपने लगता है। फोर्सफुली हाउ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम ऐसे ही किसी चीज को देख के जज नहीं कर सकते और तुम्हें शायद से ये बात तो पता ही होगा कि हर एक ट्रेजर के अंदर अपने अपने छिपी हुई पावर होती है। अभी ये पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रोंज मिरर है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये बहुत साल पहले की बात है। एक लाइट बीम जो कि हेवन के भी पार से आए थे वो लाइट बीम धरती पे गिरने के बाद इस मिरर का रूप ले लिया और जब वो मिरर सामने आया तो पूरे झाओ किंगडम में हलचल मच गई। हमारे सेट का लीडर पैट्रिज कोशन ने उस मिरर को स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक ट्रेजर बताया और तुम्हारे हाथ में ये जो ट्रेजर है मतलब ये जो मिरर है ये वही मिरर है। लेकिन उस वक्त पैट्रिज ने भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है। पर्सन की बताई हुई लंबी चौड़ी इतिहास को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं आखिरकार इस ट्रेजर को लेके करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि खुद पैट्रिज ने भी इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है उस चीज को पता नहीं लगा पाए तो मैं घंटा ही कुछ उखाड़ लूंगा। हाउ को परेशान होता हुआ देखने के बाद अभी वो पर्सन समझ जाता है कि आखिरकार हाउ अपने मन में क्या सोच रहा है। तो इस समय पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर शायद से तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो। पैट्रिज ने इस मिरर को यूज नहीं कर पाया तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये जो मिरर है ये कुछ खास है, मतलब किसी एक खास आदमी के लिए बना हुआ है और क्या पता वो खास आदमी तुम ही हो। पर्सन अभी हाउ से ये भी बोलने लगता है एक्चुअली में बहुत सारे डिसाइपल पहले भी इस मिरर को चूज किए थे लेकिन किसी ने भी इस मिरर को यूज नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि मैं बहुत ही समझदार और तौर सभी का ही मदद करता हूँ इसी कारण मैं उन लोगों को मिरर के बदले में कुछ और लेने दिया। और हाँ तुम भी इस बात से पूरी तरीके से निश्चित रह सकते हो कि अगर तुम इस मिरर को किसी भी तरह यूज नहीं कर पाए तो तुम्हें एक मौका मिलेगा इस मिरर के बदले में दोबारा से एक और ट्रेजर को उठाने का। लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे तुम्हें जो मौका दे रहा हूँ वो बार बार नहीं आएगा। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अनयूजुअल और सस्पिशियस लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं दोबारा से इस मिरर को लौटा निकले आऊंगा तब ये पर्सन मुझे एक और अलग कहानी सुनाएगी। हाउ अभी मिरर को छोड़ के कुछ और लेता उससे पहले ये पर्सन सामने से बहुत ही जोरदार एक झपट्टा मार के हाउ को बहुत ही जोर से पीछे की ओर धकेल देता है। बेचारा हाउ अभी 3-4 बार डिगबाजियां मारते हुए सीधा पैविलियन से बाहर आ गिरता है। पर्सन अभी हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम अपने पहले दिन ही सेट के रूल को मत तोड़ना और इस पैविलियन के अंदर से ली गई चीजें दोबारा से लौटाई नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ तो इससे कारण अगर तुम इस मिरर को यूज नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा इसके बदले में कुछ और लेने का। लेकिन हाँ आज के ही दिन दोबारा मत आना इसे लौटाने के लिए। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि लूट गया
आया, मैं तो पूरी तरीके से लूट गया। हाउ के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हाउ इस वक्त अपने रेस्टोरेंट के अंदर होता है और इसके साथ ही सेट का जो यूनिफॉर्म है उसे भी पहनता है। हाउ सच धजने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये सर्वेंट क्वार्टर से काफी अच्छा है, जहाँ पे पहले मैं रहता था। और जैसा कि आज के बाद से मैं काउसन सेट का एक आउटर डिसाइपल बन चुका हूँ, तो मैं इमॉर्टल कल्टिवेशन के अपने ही पथ पे चलूंगा। और तो यूनजुआई काउंटी का मैं कोई स्कॉलर नहीं रहा और ना तो पहले की तरह कोई सर्वेंट। बाई अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय बाई को खिड़की के दूसरी ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। देखते ही देखते बाई के आंखों के सामने ही किसी का मर्डर भी हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बाई की फट के चौसठ हो जाती है। बाई अभी महसूस करता है कि उसके कमरे के जस्ट बाहर ही किसी एक डिसाइपल ने एक और डिसाइपल की जान ले ली होती है और कारण होता है रिसोर्सेस। सिर्फ उसके रिसोर्सेस को लेने के कारण उसने उसको पूरी तरीके से मार दिया। आउटर डिसाइपल बनने के बाद पहली रात ही ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद बाई की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। बाई को अभी उसी सीनियर की बात याद आती है जिसने कि बाई को इन सभी चीजों के बारे में पहले आगाह कर दिया था और बाई को बताया था कि जैसा कि तुम आउटर सेक्ट में जा रहे हो तो मैं तुम्हें रूल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों का काउशन सेक्ट झाओ किंगडम के 4 सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक हुआ करता था और हम लोग के सेक्ट का जो रूल है वो पूरी तरीके से रूथलेस है। यहाँ के स्टूडेंट सेक्ट के प्रति लॉयल रहे या ना रहे या फिर स्टूडेंट ही एक दूसरे के जान को ले ले, इन सभी चीजों से सेक्ट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और सेक्ट के अंदर इन सभी नियमों के कारण ही झाओ किंगडम के अंदर हम लोग के सेट को डिमैन सेट के नाम से जाना जाता है। भले ही आउटर सेट हर महीने स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स देता है, लेकिन हम लोग डिसाइपल्स के बीच जो लूट मार या लड़ाई होती है उसे माना नहीं करते। और वैसे वहाँ पे एक अलग जगह भी है जहाँ मारकाट अलाउ है। तो मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा केयरफुल रहना। सीनियर की इन सभी बातों को याद करने के साथ ही इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ बेचारा इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैंने सोचा था जो लोग इमॉर्टल बनने के रास्ते में होता है वे लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का, मतलब एक तरीके से जेंटल पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है। जैसे एक डॉग दूसरे डॉग को मार के खा जाता है, यहाँ की हालत बिल्कुल वैसा ही है। बेचारा हाउ अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ अभी टेबल के ऊपर रखा हुआ मिरर की ओर देखने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि एक तरीके से ये चीज सही है कि इस सेक्ट के अंदर इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा फील्डिंग भी पूरी तरीके से सेट था। मिरर के अंदर अपने चेहरे को देखते हुए हाउ अभी बोलने लगता है कि ये एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे लूटपाट करना पूरी तरीके से अलाउ है, मतलब सेक्ट के अंदर जो पावरफुल है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और जो कमजोर है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कमजोर बनता जाएगा। अगर मुझे काउसन सेक्ट के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है तो मुझे धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाना होगा। हाउ की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अगले ही दिन सुबह का सीन दिखाए जाते हैं। अभी आउटर सेट के बहुत सारे डिसाइपल हाउ की ओर देखते हुए आपस में ही बोलने लगते हैं कि ये हम लोग के सेट के अंदर काली ज्वाइन हुआ है ना। तो कोई अभी बोलता है कि इसने उसी ब्रोकन मिरर को चूज किया है, तो एक और लौंडा अभी ये बोलता है कि छह इसके पास जाके लूटपाट करना भी बेकार है, बेचारा उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाउ अभी इन सभी डिसाइपलों को इस तरीके से बातचीत करता हुआ सुनने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक तरीके से चीजें मेरे लिए एकदम सही हुआ, क्योंकि कुछ दिनों तक कोई भी मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। हाउ अभी अपने मन में ये भी बोलने लगता है आउटर सेट में आने के बाद अभी तक कोई भी मास्टर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मुझे इंट्रोडक्टरी यूआई कंडेंसेशन स्कूल के ऊपर अभी तक निर्भर करना पड़ रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, और अगर मैं इसी स्पीड से ही आगे बढ़ता रहा तो लगता है 2-3 सालों में मैं सेकेंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तीसरी लेयर तक पहुंचने के लिए मुझे काफी वक्त लग जाएगा। मैं यहाँ के स्पिरिट स्टोन और जो पील है उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही फायदा, सेट की जो हालत है उस हिसाब से कोई ना कोई आके तो मेरे से स्पिरिट स्टोन और जो पील है वो छीन के ले जाएगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसके आसपास के जितने भी आउटर सेट के डिसाइपल थे वे सभी दौड़ के सेट का जो सेंट्रल एरिया है उसी ओर ही जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हे सभी दौड़ो रे, क्योंकि आज का ही वो दिन है जहाँ पे हम लोग को सेट की तरफ से जो पील है और जो स्पिरिट स्टोन है वो दिया जाएगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ को भी अभी समझ में आ जाता है कि उसको भी जल्दी जल्दी से सेंट्रल स्क्वायर की ओर जाना पड़ेगा पील लेने के लिए। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं। सेंट्रल एरिया में इस वक्त हम लोग को एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन स्टैचू को देखने के लिए मिलते हैं और ड्रैगन स्टैचू के नीचे इस वक्त हम लोग को 3 मास्टर को देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं सभी मास्टरों के सामने आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी मौजूद थे पिल लेने के लिए। हाउ अभी स्टैचू के पास जो तीनों मास्टर मौजूद थे उन तीनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उन तीनों मास्टरों में से एक तो
तो वही लड़की होती है जिसने कि हाउ को यहाँ पे लेके आया था। हाउ इस वक्त उसी लड़की को देख ही रही थी। इसी समय हाउ के पीछे मौजूद दो लड़के आपस में ही बोलने लगते हैं कि लगता है इस बार चीजें बहुत ही स्मूथ जाएगी, क्योंकि पहले दिए गए पिल की तरह इस बार जो पिल दिया जाएगा उसके अंदर 12 घंटे का कोई भी सील नहीं रहेगा, तो हम लोग जल्दी ही उसे यूज कर पाएंगे। दोनों की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ भी अपने मन में ही बोलने लगता है कि हाँ ये चीज एकदम सही है, पिल को लेने के बाद मैं जल्दी जल्दी से उसे यूज कर लूंगा जिससे कि कोई मुझसे पिल को छीन ना सके। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था और तड़फिर के अंदर इसी टॉपिक को लेके बातचीत हो ही रही थी। इसी समय ऊपर से एक मास्टर जोर से चिल्लाता है और बोलने लगते हैं कि मेरा नाम शांगवान है और सेट की तरफ से मैं तुम सभी को पिल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तुम में से हर एक को एक एक कॉन्डेंसेशन स्प्रिट पिल और इसके साथ ही हाफ स्टोन मिलेगा। इतना कहने के साथ ही शांगवान स्प्रिट स्टोन और पिल को सभी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इससे सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी तो हाउ को भी एक स्प्रिट स्टोन और पिल मिलता है। हाउ अभी ये दोनों चीज को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि फाइनली इससे मैं अपने कल्टीवेशन स्पीड को थोड़ा अप कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इन दोनों चीजों को संभाल के रखना होगा। हाउ मन ही मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय वही मास्टर दोबारा से अपने पास से एक और स्प्रिट पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है, लेकिन इस बार का जो स्प्रिट पिल है इसका कलर येलो होता है और ये जितने भी पिल अभी तक दिए गए हैं उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। और यहाँ पे टीचर बताता है कि ये जो खास किस्म की पिल है इसे वो यहाँ पे इन सभी में से किसी एक को रैंडमली ही देने वाले हैं, मतलब हर किसी को ये पिल नहीं मिलने वाला। टीचर की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है वे सभी आपस में ही फुसफुसाने लगते हैं इस चीज को लेकर कि वो जो पिल है इनमें से किसको मिलने वाला है। अभी तो हम लोग को हाउ को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर रखा था कि वो यहाँ पे न्यूली एक स्टूडेंट है और उसको कोई भी टीचर नहीं जानता और इसी कारण ही उसके पास पिल मिलने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो सही सलामत रहेगा और फालतू की झमेला में नहीं घसीटा जाएगा। हाउ खुश हो ही रहा था। इसी समय टीचर सभी से बोलने लगता है कि ये जो पिल है मैं इसे उसी न्यू स्टूडेंट को देने वाला हूँ जो कि हाल ही में आउटर सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। अचानक से टीचर की इस बात को सुनने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार टीचर उसे क्यों मारवाना चाहता है, मतलब हाउ को ही क्यों पिल को देना चाहता है। लेकिन बेचारा हाउ यहाँ पे कर भी क्या सकता है। मास्टर अभी अपनी जगह से पिल को हाउ की ओर फेंक देता है। पिल अभी उड़ता हुआ आके एकदम सीधा हाउ के हथेली में आ गिरता है। हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मर गया, मैं तो मर गया पूरी तरीके से। इस वक्त तो हम लोगों को हाउ के आसपास के स्टूडेंटों को भी देखने के लिए मिलते हैं जो लोग अपने अपने किलिंग इंटेंट से हाउ की ओर ही देख रहे होते हैं। मतलब जैसे ही टीचर जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ टूट पड़ेंगे हाउ के ऊपर उसे मार के पिल को लेने के लिए। इसी वक्त हम लोग को एक पहाड़ के सीन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई ये बोल रहा होता है कि अरे यार शांगवान ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना ज्यादा एक प्रीसियस पिल को एक नॉर्मल स्टूडेंट को देना, यह चीज तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इस समय सामने वाले मास्टर की बात को सुनने के बाद आगे वाला मास्टर बोलने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है हम लोग के पास सेट के चीजों में इंटरफेयर करने का कोई भी पोजीशन नहीं है और मुझे पता है उस स्टूडेंट के लिए यह चीज पूरी तरीके से अनफेयर है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना होगा कि सेट के अंदर जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे मारा जाता है या फिर जिंदा बच जाता है वो तो उसके किस्मत के ऊपर ही निर्भर करेगा। और वैसे भी एक कल्टीवेशन की दुनिया कभी भी फेयर नहीं था। इन दोनों मास्टरों की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को हाउ को उसके हाथ को ऊपर की ओर करते हुए दिखाए जाते हैं। हाउ इस वक्त टीचरों से बोलने लगता है कि मैं एक आम लड़का हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सेट के अंदर ज्वाइन भी हो पाऊंगा और थर्ड कल्टीवेशन भी कर पाऊंगा, लेकिन ये सभी चीजें मेरे लिए संभव हो पाया सिर्फ सीनियर सिस्टर शू की वजह से। तो सैड मेरे पास ये जो पिल है मैं इसे थैंक यू के तौर पे सीनियर सिस्टर शू को देना चाहता हूँ। हाउ की बातों को सुनने के बाद अभी सीनियर सिस्टर शू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर शू अभी शांगवान से पूछने लगती है कि अंकल क्या मैं उस पिल को ले सकती हूँ। तो टीचर शांगवान अभी सिस्टर शू से बोलता है कि जैसा कि वो लड़का अपनी इच्छा से इस पिल को तुम्हें दे रहा है तो ऑब्वियसली उस पिल को तुम ले सकती हो। मास्टर शांगवान की बात को सुनने के बाद अभी सिस्टर शू हाउ के हाथ से पिल को ले लेती है, लेकिन सिस्टर शू यहाँ पे पिल को फ्री में नहीं लेती। वो बताती है कि मैं जब इस सेट के अंदर एक आउटर डिसाइपल था तब मैं नॉर्थ के साइड में पहाड़ों में एक गुफा तैयार किया था, तो आज के बाद से उस गुफा में तुम जा सकते हो। सिस्टर शू की इस बात को सुनने के बाद हाउ
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इस वक्त सिस्टर शू को थैंक यू भी बोलता है, लेकिन इस वक्त आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी हाउ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि हाउ ने जो प्रीसियस पीले उसे सिस्टर शू को दे दिया था। सीन दोबारा से उसी दोनों उठ मास्टर की ओर जाता है। यहाँ पे हाउ के चालाकी को देखने के बाद एक मास्टर बोलने लगता है कि बाप रे, हम लोगों ने जितना सोचा था ये बच्चा तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक गुफा के और का सीन दिखाया जाता है और इस जगह पे इस वक्त हाउ को भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस वक्त हाउ के हाथ में हम लोगों को एक ग्रीन कलर के जेट टैबलेट को भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो टैबलेट है इसे सीनियर सिस्टर शू ने ही दी होती है और ये जो गुफा है ये उसी गुफा होती है जिसके अंदर सीनियर सिस्टर शू हाउ को आने के लिए परमिशन दी थी। हाउ इस वक्त जेट के माध्यम से गुफा के दरवाजे को ओपन करके गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और हाउ को ये जगह काफी ज्यादा पसंद भी आता है। हाउ को अभी सामने की ओर एक छोटा सा स्पिरिट स्प्रिंग भी दिखता है और ये जो स्पिरिट स्प्रिंग है ये लगभग सूख ही चुका है। स्पिरिट स्प्रिंग से निकलता हुआ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये थर्ड या फिर फोर्थ लेयर क्यूआई कंडेंसेशन के लिए काफी नहीं है, लेकिन जैसा कि हाउ इस वक्त फर्स्ट लेयर पे है तो उसके फाउंडेशन के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के सीन को दिखाया जाता है। गुफा के अंदर हाउ को कल्टीवेशन करता हुआ देखने के लिए मिलते हैं और हाउ पूरी रात बैठे बैठे कल्टीवेशन क्या होता है। हाउ इस वक्त बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे एक ही दिन में लगभग 2 महीनों के बराबर कल्टीवेशन कर चुका हूँ। मेरी कल्टीवेशन स्पीड अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं बहुत ही जल्द क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हाउ अभी एक और चीज महसूस करता है कि कमरे के अंदर पिछले दिन की तुलना में अभी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। हाउ इस वक्त यहाँ से फैटी के पास जाने लगता है और यहाँ पे फैटी मतलब हाउ का एक फ्रेंड। हाउ अभी यहाँ से जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं स्पिरिट स्प्रिंग के माध्यम से दूसरों से बहुत ही जल्दी अपने लेवल को अप कर पाऊंगा और इसके साथ ही कुछ महीनों के बाद मैं ट्रेजर पेविलियन में जाके इस मिरर के बदले में दूसरा कोई ट्रेजर एक्सचेंज कर लूंगा। इन सभी बातों को सोचते हुए हाउ अभी सामने की ओर जा ही रहा था। इसी समय उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को अपने कपड़े के अंदर रख लेता है। ऑब्वियसली ये एक मुर्गे की आवाज है। मैं फैटी के लिए इस मुर्गे को पकड़ के लेके जाऊंगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को फैटी के बारे में जानने के लिए मिलते हैं। फैटी जिसका की सरनेम ली है और वो हाउ जिस गाँव में रहता था उस गाँव के एक अमीर पर्सन का बेटा है। एंड ऑब्वियसली उस दिन पहाड़ों के नीचे गुफा में हाउ जिन 3 लड़के को देखा था उनमें से एक फैटी भी था और हाउ के साथ साथ उन सभी को भी सिस्टर शू ने यहाँ पे लेके आया था। और यहाँ पे हाउ को पहले यही लगा था कि फैटी शायद से किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फैटी तो दिल से काफी अच्छा था। वो और हाउ बाद में जाके काफी अच्छे दोस्त भी बने। तो उसी फैटी के लिए इस समय हाउ झाड़ियों के अंदर जाके जिस मुर्गे की आवाज आ रही थी उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस समय मुर्गा कुकड़ों को करते हुए झाऊ ने अपने कपड़े के अंदर जिस मिरर को रखा था उसे देख लेता है और होना क्या था अचानक से कुछ अजीब सा हो जाता है। और यह चीज इतना अजीब है क्या ही बताओ, मुर्गे के पीछे से खून फौरन की तरह बाहर की ओर आने लगता है और बेचारा मुर्गा यहीं पे मारा जाता है। हाउ जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक चुका था। वो इस वक्त बोलने लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अचानक से ये मुर्गा इस तरीके से मारा क्यों गया। हाउ अभी मिरर को बाहर की ओर निकालता है और इसके साथ ही सोच में पड़ जाता है क्या ये सब कुछ मिरर की वजह से ही हुआ है। हाउ को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार एक मिरर की वजह से ये सब कुछ चीजें कैसे हो सकती है। तो वो अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दौड़ के जंगलों के अंदर जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसको सामने की ओर एक छोटा सा रैबिट दिखाई देता है। तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को बाहर की ओर निकाल के रैबिट की ओर कर देता है। और होना क्या था, जिस तरीके से वो मुर्गा मारा गया था उसी तरीके से ये जो रैबिट है ये भी मारा जाता है। रैबिट के पीछे से भी खून की जो पिचकारी है वो बाहर की ओर आती है। हाउ अभी यहीं पे नहीं रुकता, वो जंगल के और थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है। उससे सामने की ओर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारी गिलहरी दिखती है और तौर उसको एक फॉक्स भी दिखाई देता है। तो वो दोबारा से मिरर को सामने की ओर करता है और होना क्या था, बेचारे दोनों के दोनों जानवरें कुत्ते की मौत मारा जाते हैं। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउ जंगलों के अंदर एक ही जगह पे एकदम पूरी तरीके से खामोश खड़ा हुआ था और उसकी खामोशी का बस एक ही कारण था जो कि आप लोग को पीछे दिख रहा है। बेचारे जितने भी जानवर हाउ के सामने आए थे उन सभी को हाउ ने मिरर को दिखा के कुत्ते की मौत मार दिया होता है। हाउ इस वक्त मिरर को देखते हुए बोलने लगता है कि ये आईना तो एक ट्रेजर है और ये जो ट्रेजर है ये एक अजीब ही शौक रखता है, किसी भी पीस के पिछवाड़े को पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को हाउ को गुफा के अंदर बैठे बैठे ये कैलकुलेट करते हुए दिखाया जाता है कि उसने जब मिरर को एक टाइगर को दिखाया था तब टाइगर के पिछवाड़ा पूरे 5 बार एक्सप्लोड हुआ था और जब उल्फ की बारी आई तब 2 बार ही हुआ था। लेकिन हाउ भी इस बात को भी सोचने लगता है कि
उसने जब एक पाइथन को और इसके साथ ही नदी के अंदर एक मगरमच्छ को इस मिरर को दिखाया था तब उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बात को सोचते हुए अभी हाउ समझ जाता है कि जिन जिन जीवों के बॉडी के अंदर स्किल्स होते हैं उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिन जिन जीवों के बॉडी में ज्यादा फाड़ होते हैं उन लोगों के साथ ही ये एक्सप्लोड वाली घटना घटती है। और ये जो एक्सप्लोड वाली घटना है ये जंगल के सिर्फ नॉर्मल जंतु के साथ ही नहीं होता बल्कि जितने भी डेमोनिक बीस्ट है उन सभी के साथ भी होता है। हाउ जंगल के अंदर उन सभी जानवरों को मारने के बाद एक क्रिम्सन फ्लेम डेमोनिक एप के पास गया था। डेमोनिक एप क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे भी था। वो हाउ को देखने के बाद तुरंत ही हाउ के ऊपर अटैक कर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन हाउ ब्रोंज मिरर को आगे की ओर कर देता है और ब्रोंज मिरर से सीधा जाके लाइट बीम एप के चेहरे पे जा लगती है। और होना क्या था वही होता है जो कि हर एक जानवरों के साथ हुआ है। बेचारा क्रिम्सन फ्लेम डेमोनिक बीस्ट का पार्ट हाउ के आंखों के सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है और वो यहीं पे मारा जाता है। अभी एक डेमोनिक बीस्ट को मारने के बाद हाउ मिरर को देखते हुए बोलने लगता है कि अरे यार ये मिरर धीरे धीरे करके न्यू कैसे हो जा रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर जो रस्ट लगा हुआ था वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब हो गया है। हाउ अभी मिरर से ये भी पूछने लगता है कि आखिरकार उसको दूसरे के पार्ट को एक्सप्लोर करना कितना पसंद है, लेकिन इस समय हाउ ये कहते हुए मिरर को अप्रिशिएट करता है कि लेकिन जो भी हो आज के दिन तुम ही हीरो हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल का एक डेमोनिक कोड मिला। हाउ की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे इस समय हाउ सेक्ट से मिला हुआ जो पील है और इसके साथ ही स्पिरिट स्टोन और डेमोनिक कोड और ब्रोंज मिरर को सभी एक ही जगह पे रख दिया होता है। और इन सभी चीजों को देखते हुए हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक न्यू डिसाइपल जो कि हाल ही में सेक्ट में ज्वाइन हुआ है उसके लिए ये सभी चीजें बिल्कुल ठीक है। हाउ इस वक्त अपने मन में ये भी सोचने लगता है कि डेमोनिक कोड और सेक्ट की तरफ से जो पील दिया गया है इन दोनों में से उसे पहले किसको खाना चाहिए। तो इस समय हाउ डिसाइड करता है कि वो सेक्ट की तरफ से जो पील पहले दिया गया है उसे खाएगा। इतना सोचने के साथ ही हाउ इस वक्त पील को खा लेता है, लेकिन उसको ये जो पील है थोड़ा सा भी खास नहीं लगता और पील का जो टेस्ट है वो भी नॉर्मली लगता है। तो इस समय हाउ जो डेमोनिक बीस्ट का कोड है उसे उठा लेता है और इसके साथ ही वो जैसे ही उसको मुंह के अंदर डालता है वैसे ही उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इस वक्त हाउ के चेहरे से पसीना भी आने लगता है। तो इस समय हाउ बिना वक्त गवाए जल्दी से बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है कल्टीवेशन को करने के लिए। देखते ही देखते हाउ के बॉडी के अंदर से ब्लैक फॉग जैसा कुछ बाहर की ओर निकलने लगता है। हाउ इस वक्त कल्टीवेशन करते करते अपने मन में ही बोलने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। सेट के तरफ से दी गए कल्टीवेशन पिल को खाने के बाद मुझे डेमोनिक बीस्ट के कोड को नहीं खाना था क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ये उससे काफी ज्यादा है और जैसे ही ये मेरे बॉडी के अंदर इंटर किया वैसे ही उसमें से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी फूट निकली। मुझे इससे लड़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन को सर्कुलेट करती रहनी पड़ेगी और लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहना होगा और अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया तो पिल से निकलते हुई स्पिरिट एनर्जी मेरे बॉडी को पूरी तरीके से फाड़ देगी। हाउ अभी उसके बॉडी से निकलती हुई जो मार्की टाइप का स्मोक से उसके बारे में भी सोचने लगता है कि शायद से ये उसके बॉडी का इम्प्योरिटी है जिसके बारे में वो क्यूआई कंडेंसेशन स्क्रोल के अंदर पड़ा था। हाउ अभी ये भी समझने लगता है कि वो धीरे धीरे करके क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच रहा है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हाउ अपनी कल्टीवेशन खत्म करके अभी सीधा मिरर के पास जाने लगता है और अपने सिर को खुजलाते हुए बोलने लगता है कि ये कितना ज्यादा शेम है कि जो डेमोनिक बीस्ट है वो दूसरे बीस्टों की तरह आम नहीं है, मतलब आसानी से मिलते नहीं है। नहीं तो मैं मिरर के माध्यम से डेमोनिक बीस्टों को मार मार के उनके पिल से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता। हाउ इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी जैसे ही मिरर के पास स्पिरिट स्टोन को लेने के लिए जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि मिरर के ऊपर जो स्पिरिट स्टोन था वो अभी एक डेमोनिक बीस्ट के कोड में कन्वर्ट हो गया होता है। हाउ को अभी इतना बड़ा झटका लगता है कि वो 2 कदम पीछे की ओर आ जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार एक और डेमोनिक बीस्ट का कोड यहाँ पे कैसे आया। मुझे साफ साफ याद है कि मैं इस जगह पे एक स्पिरिट स्टोन को रखा था, तो क्या इसका मतलब मिरर ने स्पिरिट स्टोन को एब्सॉर्ब करके उसे एक डेमोनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया है। हाउ अभी डरते हुए मिरर को अपने हाथों से उठाता है और मिरर की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से इनक्रेडिबल है। अगर ये मिरर किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकता है तो ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर तो नहीं होगा, जरूर से किसी दूसरी दुनिया का ट्रेजर होगा। लेकिन अगर ये बात सच है तो आखिरकार इतने सालों में भी किसी ने ब्रोंज मिरर के पावर को डिस्कवर क्यों नहीं कर पाए। लेकिन जो भी है इसे तो मैंने ही ढूंढा था। हाउ इन सभी बातों को सोचते हुए थोड़ा सा पैनिक करने लगता है और अपने आप को ही संभालते हुए बोलने लगता है कि नहीं बेटा, इन सभी चीजों के बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं होगा। एज ए न्यू डिसाइपल जो कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता
उसके लिए किसी भी चीज का जजमेंट करना ठीक नहीं होगा। और अगर सच में ही मुझे आईने की पावर के बारे में वेरीफाई करना है तो मुझे और भी स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी। लेकिन इस समय बेचारा हाउ कर भी क्या सकता है, उसके पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं होता। उसको दोबारा से स्पिरिट स्टोन पाने के लिए 1 महीने तक वेट करना होगा, जब सेक्ट दोबारा से सभी को स्पिरिट स्टोन और पील देगा। लेकिन इस समय हाउ इस बात को भी लेके बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है कि मिरर से जो डेमोनिक कोड निकला है क्या वो खाने लायक है और क्या वो उसे नॉर्मल कोड की तरह यूज कर पाएगा। हाउ अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लेता है और जो डेमोनिक कोड है उसे खाने लगता है। और होना क्या था, हाउ अभी जैसे ही डेमोनिक कोड को निकालता है वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर हर एक नसों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगता है और देखते ही देखते हाउ क्यूआई कंडेंसेशन के 2nd लेवल पे पहुंच जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक किताब के अंदर ये लिखा हुआ देखने के लिए मिलती है कि कल्टिवेटर्स जो लोग 2nd लेवल पे पहुंचते हैं वे लोग इमॉर्टल आर्ट्स को परफॉर्म कर पाते हैं और जो क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पे पहुंचता है वो बहुत ही आसानी के साथ जो इल्यूजन आर्ट है उसे भी परफॉर्म कर पाता है। सीन दोबारा से हाउ की ओर शिफ्ट होता है। वो इस वक्त अपने हाथ में एक फ्लेम आर्ट को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसके साथ ही सामने वाले वाइल्ड बियर के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक को लॉन्च भी कर देता है। लेकिन हाउ के इतना ज्यादा पावरफुल अटैक से भी भालू को कुछ भी नहीं होता। भालू तो इस वक्त बहुत ही गुस्से के साथ हाउ की ओर देखते हुए दहाड़ने लगता है। हाउ बेचारा इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है तो वो इस समय अपने पास से जल्दी जल्दी से आईने को बाहर की ओर निकाल लेता है और जैसे ही वो भालू की ओर आईने को करता है वैसे ही भालू का जो बाट है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। भालू भी लाइक मारने का एक ही तरीका है बे। भालू को मारने के बाद अभी हाउ को एक कोड मिल जाता है। हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है अगर मैं इसी तरीके से ही और 4-5 पिल कलेक्ट कर पाया तो शायद से मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेयर पे पहुंच जाऊंगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसे जंगलों के अंदर और भी बहुत सारे बीस्ट देखने के लिए मिलता है तो वो इस वक्त अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है कि अगर मैं पिल के चक्कर में बाउंड्री को क्रॉस करके जंगल के और भी ज्यादा अंदर चले जाता हूँ तो शायद से यह चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। हाउ की ये सोचने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को दोबारा से सेट का वही सेंट्रल एरिया के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे आउटर सेट का डिसाइपल गैदर होकर रखे थे दोबारा से पिल लेने के लिए। हाउ अपने पिल को लेने के बाद जल्दी जल्दी से उसे थैली के अंदर रख लेता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट स्टोन के लिए ही आया हूँ क्योंकि सेट की तरफ से दिया गया जो कंडेंसेशन पिल है वो बिस्ट कोड के सामने पूरी तरीके से फीका लगता है, कोई काम का नहीं लगता। हाउ अपने पिल और स्पिरिट स्टोन को रखते हुए इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय वो साइड की ओर देखता है जहाँ पे 2 लड़के मिलके एक लड़के को लूट रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद हाउ अभी बोलने लगता है कि अरे यार पिल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये लोग थोड़ी देर वेट भी नहीं करते, तुरंत ही एक दूसरे को लूटना चालू कर देते हैं। हाउ अपने मन में ये भी बोलता है कि आउटर सेट के अंदर कोई भी उसे अभी तक इसलिए परेशान नहीं किया है क्योंकि सभी को लगता है मैं और सीनियर सिस्टर शू एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस समय हाउ इस बात से भी परेशान होता है कि अगर सभी को पता चल जाए कि सीनियर सिस्टर शू के साथ मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है तो सभी मिलके मुझे लूटना चालू कर देंगे। हाउ अभी इन सभी बातों को सोचते हुए एकदम सीधा जंगलों के अंदर आने लगता है। हाउ कुछ देर जाने के बाद नोटिस करता है कि कोई एक जन पेड़ के साइड से उसे घुड़ घुड़ के देख रहा है। हाउ अभी जल्दी जल्दी से उस पर्सन को देखने के बाद ग्रीट करता है और हाउ से अभी हम लोग को पता चलता है सामने की और जो पर्सन है उसका नाम झाओ है और वो रिसोर्सेज के लिए पहले ही बहुत सारे जूनियरों को मारा है और तो वो इस समय क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेयर पे है। हाउ को ग्रीट करता हुआ देखने के बाद झाओ हाउ से बोलने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो मुझे और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी जल्दी से तुम्हारे पास जो स्पिरिट स्टोन और पिल है उसको मुझे दे दो। झाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ आगे से झुकते हुए झाओ से बोलने लगता है कि प्लीज सीनियर ब्रदर झाओ थोड़ा रहम करो, मैंने अभी ये स्पिरिट स्टोन्स और पिल लिया है तो क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हो। हाउ की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय झाओ बोलने लगता है कि रहम ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ उसी केप में रहूंगा। बाहर के लोगों के लिए हम दोनों फेलो डिसाइपल की तरह एक्ट करेंगे लेकिन गुफा के अंदर तुम मेरा नौकर होगे और हाँ तुम ना बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा और तुम्हारे पास से पिल एंड स्पिरिट स्टोन को ले लूंगा। झाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ परेशान होते हुए झाओ से बोलने लगता है कि
वो जो केव है वो सीनियर सिस्टर सू से बिलोंग करता है, तो उनके परमिशन के बिना मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दे सकता हूँ, तो प्लीज कुछ और। हाउ अभी आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही हाउ को बेशरम कमीना बोल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हाउ अपने आप को बचाने के लिए फ्लेम सार्पेंट से झाओ के ऊपर अटैक कर देता है। झाओ के बॉडी के साथ फ्लेम सार्पेंट टकराते ही बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस अटैक से झाओ को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। झाओ अभी सामने की ओर देखता है कि हाउ तो इस अटैक को करने के बाद ही यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इस समय झाओ इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि जो हाउ है वो क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेयर पे बहुत जल्दी ही पहुंच चुका है। झाओ यहाँ पे सोचता है कि शायद से ऐसा भी चीजें उसी गुफा का ही कमाल है, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है हाउ को मार के गुफा को अपने नाम करने के लिए। झाओ इस समय बिस्टिफिकेशन आर्ट को परफॉर्म करने लगता है, जिसके कारण देखते ही देखते उसका पूरा बॉडी एक बिस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसको बिस्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, माथो भाई माथो, नहीं तो तेरा पिछवाड़ा भी पटाखे की तरह फूट जाएगा। इस वक्त हम लोगों को हाउ को देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी पूरी जान लगा के यहाँ से दौड़ के भाग रहा होता है, लेकिन इस समय बेचारा हाउ भाग के जाएगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पे झाओ की जो स्पीड है वो बिस्ट में ट्रांसफर होने के बाद बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बहुत ही जल्दी झाओ हाउ के पीछे आ जाता है और इसके साथ ही अपने क्लॉ के माध्यम से बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए हाउ नीचे की ओर झुक जाता है, लेकिन इससे उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो यहाँ पे थोड़ा सा लुढ़क जाता है। झाओ जो कि अभी पूरी तरीके से एक उल्फ की तरह बन गया होता है और तब हाउ के सामने आके खड़ा भी हो जाता है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो, मेरा ये जो बिस्टिफिकेशन आर्ट है ये मैं पहली बार तुम्हें ही मारने के लिए यूज कर रहा हूँ। हाउ जो कि इस समय झाओ को बिस्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखने के बाद थोड़ा पैनिक तो होता है, लेकिन वो इस समय जल्दी जल्दी से थैली के अंदर से जो ब्रोंज मिरर है उसे बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही ब्रोंज मिरर को झाओ के चेहरे के सामने पकड़ता है। और होना क्या था, झाओ को इस समय उसके बाट पे बहुत ही जबरदस्त पेन फील होने लगता है। बेचारा झाओ घुटनों पे आ जाता है, दर्द के मारे उसका पूरा बॉडी ही कांप रहा होता है। वो अपने एक हाथ से अपने बाट को पकड़ते हुए हाउ से पूछने लगता है कि कमीने आखिरकार तूने क्या किया। हाउ इस वक्त ब्रोंज मिरर को झाओ के ऊपर काम करता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन इस समय हाउ ब्रोंज मिरर को नीचे की ओर नहीं करता। वो अभी भी ब्रोंज मिरर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर झाओ आज की ये सभी चीजें यहीं पे खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे चीजों को आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहता हूँ और आपको भी मुझे दोबारा से तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हो सीनियर ब्रदर, चीजों को यहीं पे भूल जाए। लेकिन इस समय झाओ इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो इस वक्त गाली देते हुए बोलने लगता है कि कमीने मैं तुझे यहाँ पे मार के ही नहीं रुकूंगा, मैं पहाड़ों से नीचे जाऊंगा और इसके साथ ही तेरे घर को ढूंढूंगा और इसके साथ ही तेरे पूरे फैमिली को, तेरे पूरे क्लैन को मार दूंगा, तेरे माता पिता को भी नहीं बख्शूंगा। झाओ की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस वक्त बोलने लगता है कि पहले तुम ही मेरे पास आए थे लूटपाट करने के लिए, ऊपर से तुम मुझे मारने की भी कोशिश की और अभी तुम बकवास करे जा रहे हो, कह रहे हो कि तुम मेरे फैमिली को जाके मार दोगे। झाओ को जिसको किसी सिचुएशन के बारे में नहीं था पता, वो इस वक्त गुस्से के साथ गुंगराते हुए हाउ से बोलने लगता है कि मैं तेरे फैमिली को जाके मार दूंगा। तो इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हाउ इस समय झाओ के ऊपर कोई भी रहम नहीं खाता और आईने को एकदम सीधा उसके चेहरे के सामने जा पकड़ता है। और होना क्या था, झाओ को इस समय उसके बाट पे बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो बाट है वो अभी ही एक्सप्लोड हो जाएगा। वो अपने दोनों हाथों से अपने बाट को कस के पकड़ लेता है और वो इतना कस के अपने बाट को पकड़ा होता है कि उसके हाथ के नसे फट फट के ब्लड भी बाहर की ओर आ रहे होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद झाओ इस वक्त अपने बाट को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक पाता। हर एक पिस्ट और जानवर की तरह उसके पीछे से भी बहुत ही जोरदार खून की पिचकारी बाहर की ओर आती है और वो यहीं पे मारा जाता है। झाओ को मारने के बाद ही उसके हाथ से ब्रोंज मिरर भी नीचे की ओर गिर जाता है। हाउ जो कि इस समय पूरी तरीके से सदमे में आ चुका था क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा होता है। हाउ इस वक्त बहुत ही मासूमियत से झाओ के बॉडी की ओर ही देखने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया। लेकिन अगले ही पल झाओ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कभी भी ये जो बिस्टिफिकेशन आर्ट है इसे नहीं सीखना है। क्या पता ब्रोंज मिरर की वजह से मेरी हालत भी सेम ऐसा ही हो जाए। तो झाओ को मारने के बाद यहाँ पे हाउ को बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और इसके साथ ही बहुत सारे डेमोनिक कोड भी मिलता है। तो इस समय हाउ गुफा के अंदर आके ब्रोंज मिरर के ऊपर एक डेमोनिक कोड और इसके साथ ही एक स्पिरिट स्टोन को रख देता है। देखते ही देखते 20-30 मिनट बीत जाता है, लेकिन ब्रोंज मिरर के ऊपर रखा हुआ जो स्पिरिट स्टोन है वो डेमोनिक कोड में कन्वर्ट नहीं होता। हाउ बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है, क्या मैंने इस मिरर के बारे में कुछ गलत गेस किया? आखिरकार ये स्पिरिट स्टोन डेमोनिक कोड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है?
है और उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा डेमोनिक कोड कहाँ से आया। नहीं, मुझे एक और स्पिरिट स्टोन देके ट्राई करना होगा। इतना बोलने के साथ ही इस समय हाउ जैसे ही एक और स्पिरिट स्टोन को मिरर के ऊपर रखता है तो दोनों के दोनों स्पिरिट स्टोन मिरर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। हाउ अचानक से हुई इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और देखते ही देखते मिरर के ऊपर एक और बिस्ट कोड आ जाता है। हाउ इस वक्त बिना वक्त गवाए और फिर बिस्ट कोड को तैयार कर लेता है और इन सभी बिस्ट कोड को हाउ एक एक करके खाने भी लगता है। कोड अभी उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगता है। हाउ इस वक्त अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किसी एक बिस्ट की तरह एनर्जी महसूस करने लगता है। लेकिन हाउ यहीं पे नहीं रुकता, वो दोबारा से एक और पिल खाता है। लेकिन इस बार जो पिल है इसे खाने के बाद उसे झाव की जो बिस्टिफिकेशन ताकत है उसे महसूस होने लगता है। हाउ के बॉडी अंदर से तोड़ने मरोड़ने लगता है। हाउ को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफें होने लगता है। हाउ को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे नरक के अंदर खींचे ले जा रहा है। लेकिन हाउ इन सभी दर्द को सहता है और इसके साथ ही सभी पिल को खाने के बाद कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। उसके बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटी थे सभी के सभी ही बाहर की ओर निकल जाते हैं। कल्टिवेशन करते करते सुबह हो जाता है। हाउ इस वक्त कल्टिवेशन करने के बाद अपनी जो फायर शार्पेंट टेक्निक है उसे यूज करके एक बार देखता है तो उसे पता चलता है टेक्निक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और इसके साथ ही वो यहाँ पे क्यूआई कंडेंसेशन का थर्ड लेयर के पीक पर पहुंच चुका है। हाउ इस वक्त सेट के तरफ से दिए गए जो पिल है उसे देखते हुए बोलने लगता है कि तो ये पिल अभी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तो चलो मैं जब फैटी के पास जाऊंगा तो मैं इस पिल को फैटी को दे दूंगा और इससे उसका भला भी हो जाएगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को पहाड़ों के अंदर एक जंगल के और का सीन दिखाया जाता है और इसी जगह पे इस वक्त हम लोगों को फैटी को भी देखने के लिए मिलता है और फैटी इस समय कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों के अंदर एक पेड़ को काट रहा होता है। ये कहते हुए कि ए लो, ये बार मेरी वाइफ को मेरे से छीनने के लिए है और ये बार मेरे स्टीम बान को छीनने के लिए है, मैं तुम्हें मरते दम तक काटूंगा। हाउ जो कि फैटी के साथ मिलने के लिए आया होता है लेकिन वो इस वक्त फैटी की ये जो हालत है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ अभी देखता है कि फैटी तो बहुत सारे पेड़ों को काटने की वजह से थकान के मारे अपनी जगह पे ही कोलैप्स हो गया है। हाउ फैटी के पास जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगता है कि अरे यार फैटी की हालत ऐसा कैसे हो गई। हाउ इस वक्त फैटी के दांत की ओर देखता है तो वो देखता है कि फैटी का दांत तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा शार्पर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी अचानक से उठ के बैठ जाता है और बोलने लगता है कि अरे यार अचानक से चिकन की खुशबू कहाँ से आ रही है। फैटी अभी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि हाउ उसके लिए उसके सामने ही एक चिकन को पका रहा होता है। चिकन पकने के बाद फैटी इस वक्त एक लेग पीस को खाते हुए और इसके साथ ही अपनी आंसू बहाते हुए बोलने लगता है कि हाउ मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया और पिछले 2 महीनों के बाद आज मैं चिकन खा रहा हूँ। हाउ अभी फैटी से उसके कल्टिवेशन के बारे में पूछने लगता है, क्या वो अच्छी तरीके से अपनी कल्टिवेशन कर रहा है और क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पाता है। तो इस समय फैटी हाउ से बोलने लगता है कि कल्टिवेशन के बारे में तो पूछो ही मत, मैं पिछले महीनों से लगातार हर एक दिन कल्टिवेशन करता हूँ लेकिन मुझे फिर भी कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मेरा जो दांत है मतलब जो टीथ है वो दिन ब दिन बड़े होते ही जा रहे हैं। फैटी की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ अपने पास से सेट की तरफ से दिया गया उसी कंडेंसेशन पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है और फैटी को देने लगता है। फैटी शॉक होते हुए हाउ से पूछने लगता है, क्या तुम श्योर हो इतना ज्यादा प्रीशियस एक पिल को तुम मुझे देने वाले हो। तो हाउ फैटी से बोलता है, अरे भाई इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसे ले ले। हाउ अभी फैटी से ये भी बोलता है, फैटी मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन अपनी कल्टिवेशन अच्छी तरीके से करना। तो इस समय फैटी चिकन लेग पीस को खाते हुए बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कल्टिवेशन करके आउटर सेक में ज्वाइन हो जाऊंगा और उसके साथ ही मैं आपके साथ ही रहूंगा और हाँ जब ये टाइम आएगा तब आपको ही मुझे देखभाल करना होगा। फैटी की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ भी खुशी खुशी उसकी बातों को मान लेता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को हाउ को एक बहुत ही बड़ा माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। हाउ अभी अपने पैरों के नीचे बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग को महसूस कर पाता है। हाउ अभी सीढ़ियों से सामने की ओर जा ही रहा था। इसी समय उससे सामने की ओर और 3 डिसाइपल देखने के लिए मिलता है जो लोग इस वक्त ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और इन तीनों डिसाइपलों में से अभी एक डिसाइपल के बारे में जानने के लिए मिलता है जिसका की नाम वांग होता है और ये क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेयर पे होता है। वांग अभी हाउ की ओर देखता है। हाउ इस समय वांग को देखने के बाद ग्रीट करता है तो इस समय वांग बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे हाउ नोटिस करता है कि वांग का जो पैर है वो सीढ़ियों से टच नहीं हो रहा है, मतलब वो विंड वॉकिंग टेक्निक को यूज कर रहा है और इसके साथ ही हवा में फ्लोटिंग करते हुए यहाँ से जा रहा है। वांग की इस टेक्निक को देखने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार मैं कब पहुंचूंगा 5th लेयर पे, मुझे अपनी कल्टिवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी से और भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करना होगा। हाउ की ये बोलने के साथ
साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को माउंटेन के एक जगह को दिखाई जाती है और ये जो जगह है ये लोअर पब्लिक जोन के नाम से जाना जाता है और इस जगह पे इस वक्त हाउ भी आ गया होता है। हाउ यहाँ पे आके थोड़ी देर रुकाई था, इसी समय उसे बहुत ही जोरदार किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हाउ अभी अपने साइड की ओर देखता है कि एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के बैक साइड पे अपने शॉट के माध्यम से स्टेप कर दिया होता है और इसके साथ ही उसे बोल रहा होता है कि इस जगह पे तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को मारने का कारण तो पता ही है क्योंकि उसे उसके रिसोर्सेज को चाहिए होता है और वो अभी बहुत ही आराम से उसके बॉडी को लूट भी रहा होता है। हाउ एक पेड़ के पीछे से छुप छुप के इन सभी चीजों को देखते हुए बोलने लगता है कि मुझे एटलीस्ट उस लौंडे से ज्यादा ताकतवर तो बनना ही होगा। इस जगह पे मेरी किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा भी है। मेरे पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन भी नहीं है, ऊपर से मेरे बहुत सारे दुश्मन भी है। अगर मैं इस जगह पे थोड़ा सा भी केयरलेस रहता हूँ तो यह चीज मेरे लिए केओस से भर जाएगा। हाउ पर्सन हो तो इन सभी बातों को सोच ही रहा था लेकिन इसी समय उसे एक आइडिया आता है जिससे कि वो यहाँ पे बहुत सारे पैसे को बना सकता है। हाउ इस वक्त सीधा बिल नर्चरिंग शॉप के पास आ जाता है और इसके साथ ही शॉप ओनर से बोलने लगता है कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं है तो क्या मैं उसके बदले में जो कंडेंसिंग पिल है उसे यूज कर सकता हूँ। शॉप ओनर इसके लिए मान जाता है तो इस समय हाउ यहाँ से जाने लगता है एंड नेक्स्ट डे दोबारा से उसी लोअर पब्लिक जोन की ओर आ जाता है लेकिन इस समय हाउ अपने साथ बहुत सारे फ्लैगों को लेके आया होता है। हाउ इस वक्त खुश होते हुए बोलने लगता है कि किसी एक महान आदमी ने कहा था अगर तुम बिना किसी इन्वेस्ट के काम करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चलो आज का धंधा शुरू करते हैं। अभी सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को पब्लिक लोअर जोन के किसी और साइड के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे इस वक्त हम लोगों को दो डिसाइपलों को आपस में ही एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसी समय एक डिसाइपल को सामने वाला डिसाइपल अपने शॉट के माध्यम से उसे इंजोर कर देता है और इसके साथ ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे बोलने लगता है कि अगले साल आज के दिन तुम्हारा वार्षिक का दिन होगा। वह लौंडा अभी उसके सामने वाले लौंडे को मार पाता उससे पहले यहाँ पे हाउ आ जाता है और इसके साथ ही अटेंशन अपनी ओर खींचता है। हाउ इस वक्त एक पत्थर के ऊपर बैठते हुए इन दोनों से बोलने लगता है कि किसी एक महान आदमी ने कहा था इंजरी को लेकर फाइट करना ये इच्छाओं के विरुद्ध है। देखो बड़ो, तुम्हारे शोल्डर से बहुत सारा खून आ रहा है और यह चीज लड़ाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पास टॉप क्वालिटी के हेमोस्टैटिक पिल है जिसको कि मैं नर्चरिंग वर्कशॉप से लेके आया हूँ और ये जो पिल है ये किसी भी शॉर्ट वुंड को 3 सांसों के अंदर ही ठीक कर देगा और ये मेरी गारंटी है। और ब्रो, एक हेमोस्टैटिक पिल की कीमत सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन है तो जल्दी से तुम ले लो। यहाँ पे एक पिल की कीमत एक स्पिरिट स्टोन। इस बात को सुनने के बाद दोनों के दोनों डिसाइपल ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगता है कि ब्रो, हेमोस्टैटिक पिल को देने से अच्छा तुम हम लोगों से जो स्पिरिट स्टोन है उसे चुरा के लेके क्यों नहीं जाते। दोनों के रिएक्शन को देखने के बाद इस समय हाउ इंजर्ड डिसाइपल से बोलने लगता है ब्रो, मैंने देखा कि तुम्हारी जो ताकत है वो उससे काफी ज्यादा कम है और उसने जो स्नीकी अटैक किया था उसकी वजह से तुम यहाँ पे इंजर्ड भी हो चुके हो तो तुम अभी डिसएडवांटेज में हो। तो मेरी बात सुनो, एक पिल को खरीद लो। एक स्पिरिट स्टोन से क्या ही जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हार जाते हो तो तुम्हारा जो स्टोरेज बैग है वो उसके पास चला जाएगा और तुम अफसोस करते रहोगे। हाउ की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो डिसाइपल जीत रहा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हाउ से बोलने लगता है कि हे लड़के, हम दोनों के फाइट के बीच उंगली मत कर, मैं तो इसे मार ही दूंगा लेकिन उसके बाद मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मार दूंगा। वह डिसाइपल हाउ से ये बोल ही रहा था लेकिन इसी समय जो डिसाइपल इंजर होकर रखा था वो हाउ से बोलने लगता है कि मैं एक पिल लेने वाला हूँ और ये रहा एक स्पिरिट स्टोन। डिसाइपल की इस बात को सुनने के बाद हाउ अभी अपने पास से जो पिल है उसे अपने उंगलियों के माध्यम से डिसाइपल के जख्म पर फेंक के मारता है और इससे डिसाइपल का जो जख्म था वो धीरे धीरे करके कुछ ही पलों में ही पूरी तरीके से हील हो जाता है। इंजरी अभी जैसे ही हील होती है हाउ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डिसाइपल के पास आता है और इसके साथ ही उसको पिल को लेने के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन इस समय जो ओपोनेंट था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो इस वक्त तलवार को लेके बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इन दोनों की ओर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हाउ ने जिस डिसाइपल को यहाँ पे पिल दिया था वो इस वक्त अपनी स्पीड को यूज करके बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ उसके पेट पर एक जोरदार काट मार देता है और इसके साथ ही उसे बोलने लगता है मैं दोबारा से तुम्हारी एक ही चाल में नहीं पड़ने वाला। बेचारा वही डिसाइपल अभी यहाँ पे हार ही चुका था लेकिन इसी समय उसके पास हाउ आ जाता है और पिल के बोतल को दिखाते हुए उसे भी सेम टू सेम एक ही बात बोलता है जो कि उसने पहले उस डिसाइपल को कहा था। हाउ को अभी ये करता हुआ देखने के बाद पहले वाला डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हाउ से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस डिसाइपल की मदद क्यों करना चाहता है। तो इस समय हाउ उसे बोलने लगता है उसको इन दोनों के बीच में जो फाइट हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है, उसको तो बस अपने पिल को जरूरतमंदों को बेचना है। अभी इंजर्ड वाला डिसाइपल हाउ से एक पिल को ले लेता है और इसके साथ ही कुछ देर बाद
दोनों ही बहुत ही घमासान युद्ध लड़ने लगता है और हाउ स्पिरिट स्टोन को कमा के एक साधु की तरह यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते इन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे हो, मेक श्योर तुम में से अगर किसी को भी पील चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से दे दूंगा। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हाउ जो कि इस वक्त जितने भी जगह पे फाइट हो रहे थे उन सभी फाइटों के बीच में जाता है और इसके साथ ही स्पिरिट स्टोन के बदले में अपना जो हेमोस्टैटिक पील है उन सभी को देता है। हाउ अभी अच्छा खासा स्पिरिट स्टोन कमा के यहाँ से जा ही रहा था, इसी समय कोई एक डिसाइपल परछाई की तरह हाउ के पीछे आ जाता है और इसके साथ ही अपनी तलवार के माध्यम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक जानलेवा अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे हाउ बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ अटैक से बच जाता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ उसके गर्दन पे एक ही अटैक करके उसे यहीं पे नॉकआउट कर देता है। हाउ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी बोलने लगता है कि ब्रदर क्या तुम स्टूपिड हो, अगर मैं कमजोर होता तो क्या मैं यहाँ पे पील को बेचने के लिए आता, तुम्हारे जैसे कोई भी ऐसे ही मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। अभी इस डिसाइपल को नॉकआउट करने के बाद हाउ अभी इसके पास से इसका जो स्टोरेज पैक है उसे ले लेता है। कुछ देर बाद हाउ गुफा के अंदर आ जाता है और इसके साथ ही उसे जितने भी स्पिरिट स्टोन मिली थी उन सभी को चेक करने लगता है और हाउ यहाँ पे जो स्टोरेज पैक लूटा था उसके अंदर से उसे एक पिंक कलर की पील मिलता है और ये जो पील है इसे देखते हुए इस वक्त हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि ये तो नर्चरिंग वर्कशॉप का ब्यूटी प्रिजर्विंग पील जैसा लग रहा है और इस पील के माध्यम से कोई भी अपने अपीयरेंस को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है। इस पील का प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है, अगर किसी को ये पील चाहिए तो उसको 10 QI कंडेंसेशन पील के बदले में इसे एक्सचेंज करना पड़ता है और ये पील नर्चरिंग वर्कशॉप के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पील है। हाउ पील को देखते हुए ये सभी बातें बोल ही रहा था। इसी समय यहाँ पे सीनियर सिस्टर शू आ जाती है। अचानक से इस गुफा के अंदर सीनियर सिस्टर शू को आते हुए देखने के बाद हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सीनियर सिस्टर शू को ग्रीट करता है। सीनियर सिस्टर शू जो कि इस वक्त गुफा के अंदर इधर उधर देखती है और इसके साथ ही हाउ को कुछ न कहते हुए सीधा यहाँ से जाने लगती है। सीनियर सिस्टर शू को यहाँ से जाती हुई देखने के बाद हाउ अपना भोला शक्ल बनाते हुए सीनियर सिस्टर शू से पूछने लगता है, सीनियर सिस्टर शू आप फाइनली यहाँ पे आई हैं, तो क्या आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठना चाहेंगे। हाउ की बातों को सुनने के बावजूद सीनियर सिस्टर शू यहाँ से जाने लगती है और इसके साथ ही हाउ से बताती है कि जैसा कि कल वो सर्कुलेशन के अंदर जाने वाली है तो इसी कारण ही वो आज यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि आखिरकार हाउ कैसा कर रहा है। सीनियर सिस्टर शू ये कहते हुए यहाँ से चले जाती है, लेकिन इसी समय हाउ की नजर साइड में ही एक किताब के ऊपर जाती है। किताब के पन्ने में चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था और इस चीज को देखने के बाद हाउ जल्दी जल्दी से सीनियर सिस्टर शू के पास जाती है और इसके साथ ही उसने जो पिंक पिल हासिल किया था उसको अभी सीनियर सिस्टर शू को देते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत दिनों से ही आपको धन्यवाद देना चाहता था, तो इसी कारण ही मैंने QI कंडेंसेशन पिल को सेव करके उसके बदले में इस ब्यूटी रिजर्विंग पिल को एक्सचेंज किया, तो प्लीज सीनियर सिस्टर शू आप इसे एक्सेप्ट करें। हाउ की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस वक्त सीनियर सिस्टर शू पिल की ओर अच्छी तरीके से देखने लगती है और इसके साथ ही जो ब्यूटी रिजर्विंग पिल है उसे हाउ के हाथों से ले लेती है। मतलब हाउ का ये तोहफा सीनियर सिस्टर शू यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। अभी पिल को लेने के बाद सीनियर सिस्टर शू हाउ से बोलने लगती है कि सेट की तरफ से दिया गया QI कंडेंसेशन पिल एक नॉर्मल पिल हो सकती है, लेकिन QI कंडेंसेशन के 5th लेयर तक यह पिल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। हम कल्टिवेटर्स कल्टिवेशन को सबसे पहले वैल्यू देते हैं और कल्टिवेशन दुनिया के अंदर पैर रखना मतलब लाइफ एंड डेथ के अंदर घुस जाना। तो इन फ्यूचर तुम्हें इस तरीके से एक्ट नहीं करना है। अगर तुम चालाक भी होते हो फिर भी तुम्हें कल्टिवेट करने की जरूरत है। सीनियर सिस्टर शू की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ सीनियर सिस्टर शू को इन सभी इंफॉर्मेशनों को देने के लिए ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है। सीनियर सिस्टर शू हाउ से पिल फ्री में नहीं लेता, यहाँ पे वो एक जेट टोकन को हाउ को दे देता है जो कि एक बैरियर टाइप आर्टिफैक्ट भी होता है। सीनियर सिस्टर शू से इतना कीमती एक आर्टिफैक्ट मिलने की वजह से हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाउ के चेहरे पे खुशी का एक छोटा सा मुस्कान दिखाई देता है, लेकिन इस समय पहाड़ों के नीचे ये जो कुछ भी हो रहा है ये सभी चीजें पहाड़ों के ऊपर से ही एक मास्टर देख रहा होता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि ये बच्चा हाउ ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। उसको काउसन सेट का ट्रू एसेंस समझ में आता है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ से सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ ही उसे ये भी पता है कि किसी भी रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। मास्टर की ये सभी बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को 3 डिसाइपलों को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक डिसाइपल बाकी दोनों से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि हे क्या तुम लोगों ने इस बात को सुना कि हाउ ने पिंगडिंग माउंटेन के अंदर एक ब्रांच एल्केमी शॉप को ओपन किया। डिसाइपल की इस बात को सुनने के बाद अभी एक और डिसाइपल पूछने लगता है, हाउ तुम्हारा मतलब वही लड़का है ना जिसने कि उस दिन येलो कलर का जो टॉप क्वालिटी का पील था उसे सीनियर सिस्टर शू को दे दिया था। अभी वो डिसाइपल दोबारा से बोलने लगता है, और क्या तुम लोगों ने इस बात को सुना कि उसने जो शाओ यंग है उसे एक ही हिट में बेहोश कर दिया और उसके पास से उसका जो स्टोरेज पाउच था उसे भी ले लिया। इस बात को सुनने के बाद
बाद वे दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं कि सेट के अंदर अचानक से इस सब कुछ चीजें कैसे हो रहा है। एक न्यू डिसाइपल आखिरकार इस सभी चीजें कैसे कर पा रहा है। तो इस समय एक और डिसाइपल बोलने लगता है, मैंने किसी से सुना कि कल हाउ एंड सिन्हा सिस्टर शू आपस में ही बातें करते हुए और तौर हंसी मजाक करते हुए साइड बाय साइड चल रहे थे। लड़के की इस बात को सुनने के बाद दोनों ही पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं। पूछने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? सिन्हा सिस्टर शू वो तो सेट के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और तौर हमेशा से कूल रहती है। सच में कोई अगर सिन्हा सिस्टर शू को हंसते हुए देखती है तो उसके लिए यह चीज मिराकिल से थोड़ा सा भी कम नहीं है। वह डिसाइपल अभी दोबारा से बोलने लगता है कि सिन्हा सिस्टर शू को हाउ के साथ बात करना, इसका मतलब हाउ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। और तौर सिन्हा सिस्टर शू उनका जो केप था उसे हाउ को भी दे दिया। अगर हाउ को इसी तरीके से सिन्हा सिस्टर शू बैकअप देती रही तो हाउ की जो कल्टीवेशन स्पीड है वो तो फ्यूचर में पूरी तरीके से स्काई रॉकेट बन जाएगा। वही डिसाइपल की इस बात को सुनने के साथ ही तीनों के तीनों ही अभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और तौर बहुत ही ज्यादा हाउ के प्रति जेलस फील भी करने लगता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को चाओ यांग को दिखाया जाता है और ये वही लौंडा होता है जिसको कि एक ही अटैक में हाउ ने पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था और उसके पास से उसका जो स्टोरेज बैग था उसे भी ले लिया था। चाओ यांग अभी रिवेंज के इंटेंशन से लो नाम के किसी एक सीनियर ब्रदर के पास आता है और इसके साथ ही उसको हाउ को सबक सिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे इन दोनों की बातचीत से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जो चाओ यांग है और इसके साथ ही जो सीनियर ब्रदर लू के बारे में बताया गया है वही दोनों यहाँ पे चाचा भतीजा वाला रिलेशनशिप रखता है, मगर यह दोनों इस रिलेशनशिप को दूसरों के सामने आने नहीं देता। नॉर्मल डिसाइपल के सामने ये लोग एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब जैसे सीनियर ब्रदर एंड जूनियर ब्रदर। यहाँ पे हम लोग को लू के बारे में पता चलता है जो कि किवाई कंडेंसेशन के 3rd लेयर के पीक पर पहुंच चुका है और इसका पूरा नाम होता है लू होंग। और आउटर सेट के लो रैंक के जितने भी डिसाइपल है उन सभी के अंदर यही सबसे टॉप पे है। लू अभी बोलने लगता है कि मैं बहुत सालों से काउसन सेट के अंदर हूँ, लेकिन हाउ का ये जो आइडिया है पिल बेचने वाला ये आखिरकार मुझे क्यों नहीं आया। एक जनरल स्टोर को ओपन करना और पिल बेचना सच में ये कितना ज्यादा एक बेहतरीन आइडिया है। लूका ये सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग को हाउ को दिखाया जाता है जो कि सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि सामने की ओर इस वक्त हम लोग को लू को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त हाउ की तरह ही पिल बेचने का काम चालू कर दिया होता है। हाउ इस वक्त परेशान होते हैं, अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार किसी ने मेरे बिजनेस आइडिया को चोरी कर लिया और अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाउ यहाँ पे इस बात का भी अंदाजा लगा लेता है कि सामने की ओर जो लौंडा है मतलब जो लू है वह उसके आइडिया को यूज कर रहा है। इसका मतलब हो ना हो वो किवाई कंडेंसेशन के 3rd लेयर के पीक पर तो होगा ही। तो इस समय हाउ यहाँ पे फालतू में ही कोई भी परेशानी खड़ी करने के बारे में नहीं सोचता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को दोनों डिसाइपलों को आपस में ही एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। कुछ देर तक फाइट करने के बाद यहाँ पे दोनों के दोनों लौंडे ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसी समय हाउ और इसके साथ लियो दोनों ही यहाँ पे आ जाता है और एक साथ बोलने लगता है कि यहाँ पे सेफ रहने के लिए एक स्प्रिट स्टोन के बदले में मेरे से एक पिल ले लो। एक ही साथ दोनों को इस तरीके से पिल बेचता हुआ देखने के बाद दोनों लड़ाकू डिसाइपल बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन इस समय हम लोग को दिखाया जाता है कि इन दोनों में से एक डिसाइपल जो लू है उसके पास चले जाता है और इसके साथ ही सीनियर ब्रदर कह के एक स्प्रिट स्टोन के बदले में एक पिल ले लेता है। दूसरी ओर हाउ का भी पौनी हो जाता है। दूसरा जो डिसाइपल था वो हाउ के पास आता है तो हाउ इस बार खुशी के साथ उसे बोलने लगता है कि अगर तुम अगली बार मेरे से पिल लोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन इस वक्त हाउ बहुत ही ज्यादा निराशा में था क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक उसने बस 2 ही स्प्रिट स्टोन कमा पाया था। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को लू को दिखाया जाता है जिसके हथेले में बहुत सारे स्प्रिट स्टोन थे और इन सभी स्प्रिट स्टोनों को देखते हुए लू इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। अगर ये आइडिया मुझे पहले आता तो शायद से मेरे सीनियर्स मुझे इस बात को लेकर मौक नहीं करते कि मैं जूनियर से चिंता करता हूँ। लू यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो हाउ को और कुछ दिनों तक देखेगा जिससे कि उसको और कुछ आइडिया मिले और उसके बाद ही वो उसको मार देगा। लू का इस सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को अगले ही दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त हाउ सामने की ओर देखता है कि लू तो अपनी ताकत के दम पे जितने भी डिसाइपल फाइट कर रहे थे उन सभी को ऐसे ही जो पिल है उसे लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है और जो भी डिसाइपल स्प्रिट स्टोन के बदले में पिल लेना नहीं चाहता था वो उसे धमकी
धमकी दे रहा था कि वो उसको जान से मार देगा। सीन शिफ्ट होके अभी तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वक्त हाउ एक पत्थर के साथ हेलान देके लेटा हुआ था। बेचारा हाउ अभी लेटे लेटे अपने मन में ही सोचने लगता है कि क्या उसको भी लू की तरह जाके अपनी ताकत के दम पर पिलो को बेचना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता भी है तो उसे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इतना सोचने के साथ ही हाउ अगले ही पल अपने माइंड को चेंज कर लेता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ जो खुद के फायदे के लिए दूसरों को लूटे। हाउ की इस सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चौथे दिन की ओर शिफ्ट होता है। इस वक्त हम लोग को लू को दिखाया जाता है, जो कि हाउ के पास आके हाउ को इस बात को लेकर थ्रेट देता है कि अगर उसको हाउ को दोबारा से इस जगह पे पिल बेचता हुआ दिखाई देता है तो वो हाउ के कल्टिवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। लू की इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से अगले दिन की ओर शिफ्ट होता है। 5th डे को हम लोगों को उसी टैबलेट को दिखाया जाता है जहाँ पे पब्लिक लॉ जोन के बारे में लिखा हुआ था। बेसिकली इस जगह पे वही लोग आ सकते हैं जिनका लेवल 3 लेवल या उससे कम है, लेकिन जिन लोगों का लेवल 4 या फिर उससे ऊपर है उन लोगों को यहाँ पे आना पूरी तरीके से माना है। और इसी टैबलेट के साइड में इस वक्त हम लोगों को हाउ को बैठा हुआ देखने के लिए मिलता है। इसी समय 2-3 डिसाइपल यहाँ पे आते हैं, जो लोग इस वक्त हाउ को इस तरीके से बैठा हुआ देखने के बाद आपस में ही क्वेश्चन करने लगता है, आखिरकार हाउ एंट्रेंस गेट पे इस तरीके से बैठा क्यों है। तो दूसरा बोलता है कि मैंने कल सुना था कि जो सीनियर ब्रदर लू है उसने कल हाउ को दोबारा से यहाँ पे आने के लिए मना किया था, और अगर हाउ इस बात को नहीं माना तो सीनियर ब्रदर लू ने कहा था कि वो उसके कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी तीसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ हाँ ये बात भी सही है, और सीनियर ब्रदर लू वो एक ऐसा पर्सन है जिसको कि हाउ प्रोवोक नहीं कर सकता। वे तीनों इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इस वक्त हम लोगों को जो लू है उसे दिखाया जाता है, जो कि इसी ओर आ रहा होता है लू, लेकिन इस समय सामने की ओर से लू को आता हुआ देखने के बाद जो हाउ है वो बहुत ही तेजी से उसकी ओर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद तीनों के तीनों डिसाइपल ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, क्या हाउ लू के साथ फाइट करने वाला है। हाउ को अभी अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद लू भी अपने पास से तलवार को बाहर की ओर निकाल लेता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ हाउ से बोलता है कि अच्छा बेटा तू मरना चाहता है। यहाँ पे लू के तलवार को देखने के बाद तीनों के तीनों डिसाइपल ही पूरी तरीके से स्टन रह जाता है और बोलने लगता है कि ये तो जियांग स्वॉर्ड है, और यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है इसे सीनियर ब्रदर लू को एक अवार्ड के तौर पे दिया गया था। देखते ही देखते अभी जो लू है वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हाउ की ओर जाने लगता है हाउ को मारने के लिए। देखते ही देखते दोनों के स्वॉर्ड आपस में बहुत ही जोरदार क्लैश करता है और दोनों ही किसी एनिमे फाइट की तरह एक दूसरे के पीछे आ जाता है। लेकिन इस वक्त हम लोगों को हाउ की ओर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया जाता, रिएक्शन दिखाया जाता है लू की ओर। लू का जो शॉट था वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसमें बहुत सारे क्रैक भी आ जाते हैं और बेचारे लू के मुंह से खून भी बाहर की ओर आने लगता है। लू समझ जाता है कि हाउ क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर में पहुंच चुका है। लू खुशी खुशी अभी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे है, और इसके साथ ही वो किस तरीके से क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे पहुंचा था उसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है। पिछली रात को हाउ ने उसके पास जितने भी स्पिरिट स्टोन थे उन सभी को आईने के माध्यम से चेंज करके क्यूआई कंडेंसेशन पिल में कन्वर्ट कर लिया होता है। हाउ तो यहाँ पे इन सभी स्पिरिट स्टोनों को डेमोनिक कोड में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन जैसा कि उसके पास करंटली कोई डेमोनिक कोड मौजूद नहीं था इसी कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन हाउ यहाँ पे जितने भी कंडेंसेशन पिल तैयार किया था उन सभी पिलों को एक साथ खा लेता है और इसके साथ ही पूरी रात कल्टिवेशन करके क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे पहुंच जाता है। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। हाउ इस वक्त लू से पूछने लगता है जैसा कि हाउ यहाँ पे क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे है तो क्या वो फिर भी उसके साथ फाइट करना चाहता है। हाउ एंड लू के फाइट को देखने के लिए यहाँ पे फिर भी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अभी जैसे ही हाउ से इन सभी को पता चलता है कि हाउ 4th लेयर पे है तो वे सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरे लू जो कि इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील करता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। वो इस वक्त हाउ को बहुत ही ज्यादा नजदीक देखने के बाद एक स्नीकी अटैक कर देता है। लू का ये जो स्नीकी अटैक है इसे तो हाउ बहुत ही आराम से रोक लेता है, लेकिन इस अटैक को रोकने के कारण हाउ का जो तलवार था वो यहाँ पे टूट जाता है। लू धीरे धीरे करके उठ खड़ा होता है और इसके साथ ही अपने मुंह से खून को साफ करते हुए बोलने लगता है तुम 4th लेयर पे हो तो क्या हुआ, तुम कभी भी अपने टूटे हुए तलवार को लेके मेरा जो जियांग स्वॉर्ड है उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। लू की इस बात को सुनने के बाद हाउ इस वक्त अपने स्टोरेज बैग के अंदर थोड़ा सा थपथपाता है और इसके साथ ही स्टोरेज बैग के अंदर से बहुत सारे न्यू तलवारों को बाहर की ओर निकाल लेता है और बोलने लगता है कि ले बेटा आ गए न्यू तलवार। और इतना कहने के साथ ही अभी सभी के सभी तलवारों को एक साथ लू के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस समय
समय लू भी अपने तलवार को सामने की ओर भेज देता है उन सभी तलवारों से भिड़ने के लिए, लेकिन नतीजा ऑब्वियसली सभी को ही पता होता है। यहाँ पे लू का जो जियांग स्वॉर्ड है वो टूट जाता है और इस चीज को देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन मानो आसमान छू जाता है। किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार जो जियांग स्वॉर्ड है वो इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। लेकिन इस समय हाओ यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने पास से और भी बहुत सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर की ओर निकाल लेता है और बोलने लगता है, देख ले बेटा, मेरे पास ऐसे ही और भी बहुत सारे स्वॉर्ड है, और क्या तेरे पास कोई भी स्वॉर्ड बचा है? अगर है तो बाहर निकाल ले। हाओ की इस बात को सुनने के बाद इस वक्त लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही अपने लॉकेट को उतारने लगता है, ये कहते हुए कि हाओ यहाँ पे तूने इस चीज को करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, तो बाद में जाके इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना। यहाँ पे लू को अपने आर्टिफैक्ट को बाहर की ओर निकालता हुआ देखने के बाद जितने भी डिसाइपल थे वे सब यहाँ से दौड़ के भागने लगते हैं, ये कहते हुए कि हे जल्दी से भागो रे, नहीं तो हम भी चपेट में आ जाएंगे। देखते ही देखते लू यहाँ पे अपना जो आर्टिफैक्ट है उसे एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण उसके सिर के ऊपर किसी एक बोतल की तरह होलोग्राम बन जाता है। और ये जो बोतल है ना, इसका नाम याद नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना आप लोग। तो अभी ये जो आर्टिफैक्ट है इसे एक्टिवेट करने के बाद लू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हाउ से बोलने लगता है कि इस आर्टिफैक्ट को सीनियर ब्रदर वांग ने मुझे दिया था और ये जो आर्टिफैक्ट है इसे कोई चौथे लेवल पर पहुंचने के बाद ही यूज कर सकता है, लेकिन जैसा कि तुम मुझे इस आर्टिफैक्ट को फोर्सफुली यूज करने के लिए मजबूर कर दिए हो तो तुम यहाँ पे मारा जाओ। लू अभी इतना कहने के साथ ही आर्टिफैक्ट से सीधा हाउ के ऊपर चार्ज कर देता है। बहुत ही जोरदार एक बीम सीधा हाउ से जा टकराता है। सभी के सभी डिसाइपल दूर से इस चीज को देखने के बाद आपस में ही आर्टिफैक्ट की जो ताकत है उसके बारे में बातें करने लगता है कि आखिरकार कोई आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। सीन इस वक्त हाउ की ओर शिफ्ट होता है। हाउ जो कि इस अटैक को बहुत ही मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाता है। उसके पास जितने भी शॉट थे सभी के सभी यहाँ पे टूट भी जाते हैं और यहाँ पे हाउ सीनियर सिस्टर शू ने उसे जो आर्टिफैक्ट दिया था प्रोटेक्शन टाइप, बेसिकली उसी के माध्यम से ही अपने आप को यहाँ पे बचा पाता है। मगर अटैक फोर्स इतना ज्यादा था कि हाउ के पास जो आर्टिफैक्ट है इसमें भी थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं अगर उस दिन सीनियर सिस्टर शू को ब्यूटी प्रिजर्वेशन पिल ना देता तो सीनियर सिस्टर शू भी मुझे ये जो प्रोटेक्टिव टाइप आर्टिफैक्ट है ये भी ना देती, और अगर ऐसा होता तो आज मैं यहीं पे मारा जाता। मेरे पास कोई भी चांस नहीं था इस अटैक को डॉज करने का या फिर ब्लॉक करने का। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इस समय लू हाउ को सही सलामत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो पूछने लगता है, इतना ज्यादा पावरफुल एक अटैक को खाने के बावजूद आखिरकार तुम सही सलामत कैसे हो? अभी तो देखते ही देखते लू का जो आर्टिफैक्ट था उसकी पावर भी धीरे धीरे करके नालीफाई होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाके लू के गले से उसका जो नेकलेस है, मतलब जो आर्टिफैक्ट था, उसे छीन लेता है। लू अभी बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ इस चीज को देखते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार किस टाइप का एक ट्रेजर है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस समय जो लू है वो साइड से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हाउ से बोलने लगता है कि इस ट्रेजर को मुझे सीनियर ब्रदर वांग ने दिया था, अगर तुम इसे लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लू की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ भी साफ साफ बोल देता है, सेट के रूल के हिसाब से अगर कोई भी किसी चीज को लेता है तो वह चीज उसका हो जाता है। तो इस समय लू हाउ से बोलने लगता है, सेट के रूल के हिसाब से इस पब्लिक लोअर जोन के अंदर कोई भी हाई लेवल का कल्टिवेटर किसी भी लो लेवल के कल्टिवेटर को मार नहीं सकता। तो इस समय हाउ लू से बोलने लगता है, मैं तुम्हें कहाँ मारने वाला हूँ और मैं कहा सेट के रूलों को अनसुना कर रहा हूँ। पिछले दिन तुम मेरी कल्टिवेशन को खत्म करने की बातें कर रहे थे तो आज मैं तुम्हारी कल्टिवेशन को खत्म कर दिया। तो हिसाब एकदम बराबर। हाउ की ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को एक बहुत ही जोरदार चीख सुनाई देती है और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो कमेंट करके बोलना कि आज की एपिसोड आप लोग को कैसी लगी। शायद से यहाँ पे हाउ ने उसके कल्टिवेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो जो भी है सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को उसी गुफा के और का सीन दिखाया जाता है। गुफा के अंदर इस समय हाउ बहुत ही परेशान होता हुआ दिन में जो कुछ भी हुई है उन सभी चीजों को लेके अपने आप को ही दिलासा देने लगता है। बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद से वो मुझे मार देता, तो इस हिसाब से आज मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था। अभी तो हाउ जो ट्रेजर मतलब जो आर्टिफैक्ट उसके पास से लेके आया था उसको भी देखने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, मुझे इस चीज को जल्दी से किसी को हैंड ओवर कर देना होगा। लेकिन मैं किसको हैंड ओवर करूं? अरे यार ऐसी टाइम पे सीनियर सिस्टर शू सर्कुलेशन के अंदर क्यों गई? अब मैं इस आर्टिफैक्ट को किसको दूं? क्या मैं पर्सनली जाके इस आर्टिफैक्ट को दोबारा से सीनियर ब्रदर वांग को दे दूं? वैसे सीनियर ब्रदर वांग को देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। हाउ इस वक्त इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय कोई दरवाजे पे आके दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, मेरा नाम शांगवान शोंग है और मैं सीनियर ब्रदर वांग के लिए काम करता हूँ, तो तुम यहाँ
पे जल्दी से दरवाजे को ओपन करो और मेरे सामने घुटनों पे आ जाओ। शॉन्ग की बातों को सुनने के बाद अंदर से हाउ शॉन्ग को रिप्लाई देता है, अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और अगर सीनियर ब्रदर ने तुमसे कुछ बोलने के लिए कहा है तो जल्दी से बोलो। हाउ की इस रिप्लाई को सुनने के बाद शॉन्ग बोलता है, वाह कितना ज्यादा एरोगेंट हो तुम। ठीक है दरवाजा ओपन मत करो, लेकिन तुमने सीनियर ब्रदर वांग का जो आर्टिफैक्ट लिया है उसको वापस लौटा दो। हाउ तुम एक आउटर से एक डिसाइपल होने के बाद भी अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान नहीं देते हो, ऊपर से लोअर पब्लिक जोन में जाके हंगामा मचाते हो। तुम लोगों में नाराजगी पैदा की और यहाँ पे तुम्हारा दिल भी बिल्कुल कठोर बन चुका है, लेकिन जैसा कि तुम अभी भी जापान हो इसीलिए तुम्हारी जान बख्श दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जान को ऐसे ही छोड़ दी नहीं जा रही है। तुम्हें अपनी जान के बदले में पहले वो जो ट्रेजर है उसे वापस लौटाना होगा, उसके बाद खुद की कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके बाद एक हाथ या फिर एक पाव को काट के इस काउसन सेट से बाहर निकल जाना होगा। आज के बाद से तुम काउसन सेट का और कोई डिसाइपल नहीं हो। बेचारा हाउ अभी सांगवान सॉन्ग की इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हाउ इस वक्त परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि भाई मैंने तो इतना सब कुछ किया भी नहीं था, तो चीजें आखिरकार इतना ज्यादा बिगड़ कैसे गई। हाउ इतना सोचने के बाद अभी कांपते हुई आवाज में सॉन्ग से पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर वांग ने यहाँ पे मेरे लिए जो डिसीजन बनाया है क्या ये सेट के रूल के खिलाफ नहीं है। तो इस समय सॉन्ग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलता है, सीनियर ब्रदर वांग जो भी बोलता है या फिर जो भी डिसीजन लेता है वही सेट का रूल बन जाता है। तो कल सुबह जो पील डिस्ट्रीब्यूशन की जगह है और वहाँ पे जो सर्किल है उस जगह पे आके तुम्हें अपने घुटनों पे आना होगा और इसके साथ ही जो लू होंग है जिसको कि तुमने पीटा था उससे माफी मांगना होगा। शॉन्ग अभी हाउ को ऐसा भी बातें बोलने के साथ ही यहाँ से चले जाता है। इसी के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो इस वक्त बैठे बैठे अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और यहाँ पे बेचारा हाउ टेंशन के मारे रात भर सो भी नहीं पाता है। हाउ इस वक्त उठ खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही गुफा का जो दरवाजा है उसी ओर जाता है और यहाँ पे बेचारा हाउ का जो शकल है वो देख के आप लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि बेचारा कितना ज्यादा घबराया हुआ है। तो बेसिकली हाउ यहाँ पे दरवाजे के पास आके सांगवान सॉन्ग यहाँ से गया है या नहीं वो चेक करता है। रात के बाद सुबह हो जाती है। हाउ को गुफा से बाहर आता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे हाउ का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से उतरा हुआ होता है। इसी वक्त एक साइड में पेड़ के नीचे सांगवान सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि शायद से यहाँ पे हाउ के लिए ही वेट कर रहा था। वो इस वक्त हाउ को देखने के बाद हाउ से बोलता है कि तुमने अभी तक इस जगह से नहीं भागे, लगता है तुम उतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं हो। तो इस समय हाउ साइड से जाता हुआ बोलता है कि सभी लोग मुझे सेट का एक गद्दार कह के बुलाए, इस बात को सुनने का मेरे पास हिम्मत नहीं है। अभी हाउ की इस बात को सुनने के बाद सांगवान सॉन्ग हाउ से बोलने लगता है, अगर सच में तुम्हारे दिल में जरा सा भी पछतावा है तो जाओ और सीनियर ब्रदर वांग से ठीक तरह से मिलकर अपनी गलती सुधारो और तुम्हारा एक करने से शायद से वो तुम्हारे एक हाथ को छोड़ दे। सांगवान की इस बात को सुनने के बाद हाउ बेचारा यहाँ पे डर तो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंखों को देखने के बाद साफ साफ गुस्से का भी पता चल जाता है। कुछ देर बाद हाउ को सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सीनियर ब्रदर वांग के पास जाते हुए दिखाई जाता है और ऊपर की ओर अभी तो हम लोग को बहुत सारे और भी डिसाइपलों को भी देखने के लिए मिलते हैं जो लोग इस वक्त सीनियर ब्रदर वांग को चारों ओर से घेर के रखे थे और इसके साथ ही सीनियर ब्रदर वांग से टिप्स एंड ट्रिक पूछ रहे होते हैं। तो वांग यहाँ पे जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी से बोलता है कि ये जगह डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो जिसको भी कल्टिवेशन के बारे में पूछना है वो एक काम करना, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे आ जाना। अभी कोई वांग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर वांग, लास्ट टाइम आपने जो मुझे कॉन्डेंसिंग स्प्रिट पिल दिए थे उस पिल का ऋण आज मैं चुकाने के लिए आया हूँ। तो वांग यहाँ पे पोलाइट तरीके से पिल को उसको देने के लिए मना कर देता है और इसके साथ ही बोलता है कि वो खुद ही पिल को यूज करके अपनी कल्टिवेशन और इसके साथ ही अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करे और क्यूआई कंडेंसेशन के थर्ड लेयर पे पहुंचे। तो यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ वांग की बातें सुनने के बाद यही लगता है कि शायद से वांग बहुत ही ज्यादा पोलाइट एक पर्सन है, लेकिन यहाँ पे इसका शकल कुछ और ही कहता है। खैर ये तो आगे ही दिखेगा। कुछ देर बाद सांगवान सॉन्ग यहाँ पे हाउ को लेके आ जाता है। वांग यहाँ पे हाउ को देखने के बाद अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए हाउ से उसका जो आर्टिफैक्ट है उसे वापस देने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे हाउ आर्टिफैक्ट को देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और ये बोलता है कि सेट के रूल के हिसाब से जो इसे हथिया लेगा वही इसका मालिक होगा। हाउ की इस बात को सुनने के बाद अभी साइड में खड़ा हुआ सांगवान सॉन्ग अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि बेचारा एक बार भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन इस समय हाउ की इस रिप्ले को सुनने के बाद सीनियर ब्रदर वांग थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होता। वो इस वक्त शांत तरीके से हाउ से बोलता है कि इस ट्रेजर को मैंने किसी और को दिया था तो ये उससे बिलोंग करता है और जैसा कि इस चीज को मैंने तुम्हें नहीं दिया था तो ये चीज तुम्हारा
तुम्हारा नहीं है। इतना बोलने के साथ ही वांग अभी अपनी एक उंगली को ऊपर की ओर करता है और वांग का ऐसा करने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बहुत ही तेज हवा का लहर बहुत ही तेजी से हाउ के ऊपर जाके चार्ज होता है। लेकिन शुक्र है सीनियर सिस्टर शू की दी हुई जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पे हाउ के सामने एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और हाउ को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वांग इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोबारा से अपनी उंगलियों से इस बार नीचे की ओर इशारा करता है और इससे एक और लहर जाके एकदम सीधा आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। बेचारा हाउ इससे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके शकल पे साफ साफ उसका डर दिख रहा होता है। लेकिन बेचारा हाउ यहाँ पे कुछ कर पाता या फिर यहाँ से भाग पाता या फिर काउंटर अटैक कर पाता उससे पहले वांग दोबारा से उंगली को सुई सुई करके घुमा देती है। दोबारा से हवा की एक लहर जाता है जो कि इस वक्त हाउ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और हाउ के बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार प्रेशर क्रिएट करने लगता है। हाउ को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वांग इस वक्त अपनी हवा वाली पावर के माध्यम से उसके पास से उसका जो आर्टिफैक्ट है उसे वापस ले लेता है और इसके साथ ही हाउ से पूछने लगता है कि जो सांगवान सॉन्ग है क्या वो मेरी बातों को तुम तक नहीं पहुंचाया था? क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके अपना एक हाथ या फिर पैरों को काट के काउसन सेट को छोड़ के चले जाना होगा? वांग की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हाउ को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि आखिरकार उसके साथ होने क्या वाला है। वांग यहाँ पे अपनी उंगली को दोबारा से ऊपर की ओर उठाता है और इसके साथ ही हाउ को यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन वांग यहाँ पे आगे कुछ और कर पाता, मतलब हाउ को जान से मार पाता उससे पहले हाउ यहाँ पे धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। वांग का जो अटैक है वो पूरी तरीके से नॉलिफाई हो जाता है। तो इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कि वही जो पुराना वाला ओल्ड टीचर है वो यहाँ पे आ गए होते हैं और इसके साथ ही हाउ को बचाते हुए बोलने लगते हैं कि जैसा कि तुमने यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को ले लिए हो तो तुम इस मैटर को यहीं पे छोड़ दो, इसे आगे और मत खींचो। एल्डर की बात को सुनने के बाद और तो और उन्हें हाउ को प्रोटेक्ट करता हुआ देखने के बाद वांग भी हाउ को यहाँ पे छोड़ देता है क्योंकि उसे समझ में आ गया होता है कि अगर वो एल्डर की बातें ना सुन के हाउ को यहाँ पे मारेगा तो शायद से उसकी भी फील्डिंग पूरी तरीके से तय है। तो इस समय वांग बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर हाउ को भी अभी होश आ गया होता है। हाउ बेचारा अभी इस बात को लेकर पूरी तरीके से शौक में है कि आखिरकार वो जिंदा कैसे है। आसपास के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के साथ साथ अभी जो एल्डर है वो भी हाउ की ओर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि भेसा भी यहाँ पे इस बात से पूरी तरीके से शौक में है कि हाउ अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद हाउ उठ खड़ा भी हो जाता है, लेकिन किसी से बिना कुछ कहे अपने एक हाथ को दूसरे हाथों का सहारा देते हुए एकदम चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। हाउ भी सीधा लड़खड़ाते हुए केव के अंदर आता है और देखते ही देखते केव के अंदर ही बेहोश हो जाता है। हाउ यहाँ पे केव के अंदर इसी तरीके से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही पूरे 10 दिन तक बेहोश पड़ा रहता है। 10 दिनों के दिन अचानक से केव का दरवाजा ओपन होता है और इसके साथ ही केव के अंदर सीनियर सिस्टर शू आती है। सीनियर सिस्टर शू हाउ की हालत को देखने के बाद हाउ से बोलने लगती है कि मैं जस्ट कल ही सेकुलेशन से बाहर आई और रही बात वांग की, उसका बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो झाओ किंगडम से बिलोंग नहीं करता है और उसकी कल्टीवेशन भी 6 लेयर के पीक पर पहुंच चुकी है और इस बार तो सेक्ट मास्टर ने खुद से ही उसे इनर सेक्ट में एडवांस होने का अधिकार दिया है। तो इसी कारण ही मुझे लगता है तुम्हें उस पर्सन को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। सीनियर सिस्टर शू अभी इन सभी बातों को बोलते हुए हाउ को फ्लोर से उठा के बेड के ऊपर रख देती है। हाउ को रखने के बाद सीनियर सिस्टर शू टेबल के ऊपर एक तालिस्मान को रखते हुए बोलती है कि लेकिन इस बार अगर वांग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुम इस तालिस्मान को वहीं पे क्रॉस कर देना, चाहे मैं सेकुलेशन के अंदर क्यों ना रहूं, तुरंत ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सीनियर सिस्टर शू की इस बात को सुनने के बाद इस समय हाउ सीनियर सिस्टर शू को थैंक यू बोलता है और इसके साथ ही सीनियर सिस्टर शू से पूछने लगता है कि जैसा कि मैं अभी 4th लेयर पे हूँ तो मुझे क्यूआई कंडेंसेशन के 7th लेयर पे पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा। तो इस समय सीनियर सिस्टर शू बताती है अगर मैं किसी ऑर्डिनरी पर्सन की बात बोलूं तो मिनिमम 10 साल और अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है तो उसकी तो पूरी लाइफ ही बीत जाएगी। 4, 6 और इसके साथ ही 8 ये तीनों लेयर आपस में ही बॉटलनेक करते हैं और बिना किसी अपॉर्चुनिटी के ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो फालतू में ही ओवर थिंकिंग करना बंद करो और अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। इतना बोलने के साथ ही सीनियर सिस्टर शू गुफा के दरवाजे को बंद करके यहाँ से चले जाती है और जाते जाते हाउ को ये भी बताती है तुम्हारा एक कॉम्पेनियन, मतलब तुम्हारे साथ मैं और जो तीनों को यहाँ पे लेकर आई थी, वे लोग सक्सेसफुली आज ही एडवांस हुए हैं। तो जब तुम रिकवर हो जाओगे तब उन लोगों को आउटर सेक्ट में लेके आना। यहाँ पे सीनियर सिस्टर शू की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ रिप्ले में कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वह अभी अपने मन में ही कुछ सोचने लगता है और इसके साथ ही कुछ देर बाद वो धीरे धीरे करके अपनी जगह से उठता है और इसके साथ ही टेबल के ऊपर जो किताब रखा हुआ था वहाँ पे जाता है। पेज में अभी लिखा हुआ होता है एक आम आदमी को जिंदगी भर की दौलत चाहिए तो पीछे सहारा चाहिए, एक कल्टीवेटर को बेफिक्र जिंदगी चाहिए तो भी सहारा चाहिए। मेरी
काउसन सेट में शामिल हो जाओ। मैं काउसन सेट का ओल्ड एंसिस्टर तुम्हारा सहारा हूँ। इस लेखा को पढ़ने के बाद हाउसबर्ग दांतों से उंगली को काटता है और इसके साथ ही उसी पेज के ऊपर अपने खून से लिख देता है कि मैं खुद भी ज्यादा किसी सहारे पर नहीं टिकता। सीन चेंज हो जाता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हाउ जो कि इस वक्त जो सर्वेंट एरिया है वहाँ पे आ गया होता है, जहाँ पे उसे सामने की ओर फैटी दिखाई देता है। फैटी जो कि इस समय हाउ को देखने के बाद अपने हाथ को ऊपर की ओर करते हुए हाउ को बोलने लगता है, हाउ इस तरफ, इधर मैं हूँ। यहाँ पे फैटी के पीछे जितने भी लोग हैं वे सभी अभी फैटी को अच्छी तरीके से रहने के लिए और सेट के अंदर जाके अच्छी तरीके से कल्टिवेट करने के लिए भी बोल रहे होते हैं। लेकिन इस समय फैटी जैसे ही उन सभी को बोलता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम सभी से मिलने के लिए आऊंगा, तो वैसे ही वे सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। फैटी से बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं तुम मत आना यहाँ पे, तुम अपनी कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे आने की और कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तो बेचारा हाउ भी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। हाउ इस वक्त फैटी से पूछने लगता है, फैटी आखिरकार वे सभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो? तो इस समय फैटी हाउ से बोलने लगता है कि बिल्कुल, पहले वे सब मेरे रूम में रहने वाले मेरे ही साथी थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सब इतने डरपोक थे, रात को बार बार बुरे सपने देखकर उठ जाते थे और माहौल काफी भयानक हो जाता था। उनमें से हर एक को डर लगता था कहीं मेरी नींद न खराब हो जाए, इसीलिए वो सभी रूम बदलने की बातें करते रहते थे। फैटी की ये सभी फालतू की बकवास सुनने के बाद हाउ इस वक्त अपना चूमू जैसा शकल बनाते हैं अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मेन प्रॉब्लम है वो तुम ही हो? हाउ का इस सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को ट्रेजर पैविलियन के और का सीन दिखाया जाता है। फैटी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और दौड़ते हैं अपने ट्रेजर को हाउ को दिखाने के लिए लेके आ रहा होता है। हाउ इस वक्त फैटी का जो ट्रेजर है जो कि बेसिकली एक छोटी सी स्वॉर्ड होती है, उसे देखते हुए उसके एट्रीब्यूट के बारे में पूछने लगता है। तो इस समय फैटी मुस्कुराते हुए हाउ से बोलने लगता है, मेरा दांत लगातार लंबे होते जा रहा है, मैं उन्हें घिसने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन सभी चीजें ही कुछ ही दिनों में घिस कर खत्म हो गया। ये जो ट्रेजर है ये काफी बढ़िया है, लगता है काफी लंबे टाइम तक काम में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे फैटी अपने दांत को घिसने के लिए इस ट्रेजर को उठाया होता है। फैटी की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ इस बात परेशान होता हुआ अपने मन में ही बोलने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, फैटी का जो ट्रू टैलेंट है वो उसके स्पिरिचुअल दांतों के ऊपर ही निर्भर है। कुछ देर बाद हाउ बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। फैटी से पूछने लगता है, फैटी आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी है। फैटी मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं हाउ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है वो तो तुम जानते ही हो। फैटी की इस बात को सुनने के बाद हाउ भी उतना भी ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि यह चीज कहीं ना कहीं हाउ के लिए भी बहुत ही ज्यादा सही है। इससे उसके मीरा ट्रेजर के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो जो भी है, फैटी अभी हाउ को गुड नाइट बोल के यहाँ से चले जाता है। अभी कुछ दिनों के बाद लोअर पब्लिक जोन के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैटी लोअर पब्लिक जोन एरिया से आ रहा होता है और अपना हाउ बाहर ही अपनी कल्टिवेशन को कर रहा होता है। फैटी अभी हाउ के पास आके अपनी चमचमाते ही आंखों से हाउ से बोलने लगता है कि सच में हाउ, तुम तो एक नंबर का जीनियस हो और तुम्हारा बिजनेस वो तो काफी बढ़िया चल रहा है। तो इस समय हाउ फैटी से बोलता है कि जैसा कि मैं और लोअर जोन के अंदर नहीं जा सकता, तो इसी कारण ही तुम्हें मेरे लिए जाके पिलो को सेल करना होगा, और हाँ, किसी से फालतू में पंगा मत ले लेना। हाउ की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज होता हुआ दिखाया जाता है। हाउ जो कि एक ही जगह पे हर रोज बैठ बैठ के अपनी कल्टिवेशन करता है। विंटर भी आती है और चारों ओर बर्फ से भी ढक जाता है, लेकिन अपना हाउ हर रोज की तरह एक ही जगह पे बैठ बैठ के अपनी कल्टिवेशन को करता है। तो ऐसे ही हाउ एक दिन अपनी कल्टिवेशन कर ही रहा था। इसी समय फैटी अपने साथ एक स्टूडेंट को लेके आता है। हाउ इस स्टूडेंट को देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ये स्टूडेंट अभी हाउ को आके ग्रीट करता है। हाउ को भी अभी याद आ जाता है, ये तो वही लड़का है जो कि उस दिन फैटी के साथ गुफा के अंदर फंसा हुआ था, जहाँ पे इसका नाम शाओ हू होता है। हाउ इस वक्त इन लोगों से वोंग यूकाई के बारे में भी पूछता है, क्योंकि उसे भी इन लोगों के साथ ही उस दिन काउसन सेट के अंदर लाया गया था। हाउ के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद शाओ हू बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ बोलता है कि वो तो मारा जा चुका है। फैटी के साथ साथ अभी हाउ भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शाओ हू इन सभी से बोलने लगता है, डिपार्टमेंट में जब हमें पानी लाने का काम मिला था तब भाई यूची ने देखा कि मैं छोटा हूँ, इसीलिए एक वक्त पर ज्यादातर बोझ वही उठा लेता था, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर अचानक कहीं से तेज हवा का झोंका आया और वो सीधा खाई से नीचे गिर गया। मैं लगातार 2 महीने तक उसके बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय
टूटे हुए हड्डी के अलावा। मुझे लगता है बिस्टू ने उनके बॉडी को खा लिया था। शाहू की बातों को सुनने के बाद इस समय फैटी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फैटी इस वक्त रोते हुए बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज के बाद से तुम हम लोग के साथ ही रहना और ब्रदर हाउ के कारण यहाँ पे तुम्हें कोई बुली भी नहीं करेंगे। लेकिन इस समय साहू ग्रिट करते हुए बोलने लगता है, मुझे इन सभी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। इतना बोलने के साथ ही इस समय शाहू यहाँ से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता है। तो इस समय फैटी परेशान होता हुआ हाउ से पूछने लगता है, आखिरकार उस लड़के के साथ क्या हुआ है, वो हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहता। तो इस समय हाउ फैटी से बोलता है, हर किसी के पास ही अपना अपना एक सीक्रेट होता है जिसको कि वो किसी और को नहीं दिखाना चाहता और शायद से उसकी किस्मत कुछ खास है, नहीं तो क्यूआई कंडेंसेशन के सिर्फ पहले लेयर पर होते हुए वो इस जगह पे आने की हिम्मत नहीं करता। हाउ की बात को सुनने के बाद फैटी परेशान होते हुए बोलने लगता है, अरे यार आखिरकार उसके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट हो सकता है, वैसे भी हम उसमें टांग नहीं अड़ा सकते और सच बोलूं तो वो साहू वो तो लोगों को नीचे दिखाने वाला ही लगता है। फैटी की ये बोलने के साथ ही 3 महीने बाद पिल डिस्ट्रीब्यूशन इलाके के और का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम लोगों को ये भी पता चलता है अपने हाउ को इस सेट के अंदर आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। सो जो है सो है, अभी हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंटों को पिल लेने के लिए इसी जगह पे गैदर होते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पे सभी आपस में ही फुसफुसा रहे होते हैं। हे क्या तुमने सुना, हम लोगों का जो ग्रैंड एल्डर है वो खुद यहाँ पे पिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई साइड से ये बोलता है, ग्रैंड एल्डर उनकी एज तो 150 साल हो गई है, सच में ये कितना ज्यादा अफसोस की बात है, अगर वो अपने कोड को परफॉर्म कर लेता तो शायद से उनकी उम्र और भी ज्यादा हो जाता है और इससे शायद से वो 300 सालों तक भी जिंदा रह पाते। इसी तरह भी सभी आपस में ही बातचीत करने लगते हैं। अभी इसी भीड़ के अंदर हम लोगों को फैटी को भी देखने के लिए मिलता है। फैटी जो कि इस वक्त एक नाइफ के माध्यम से अपने दांतों को घिस रहा होता है और इसके साथ ही हाउ से पूछने लगता है, हाउ तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। हाउ बोलता है, उतना भी ज्यादा खास नहीं चल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से ही कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया। इतना कहने के साथ ही हाउ इस वक्त सीनियर सिस्टर शू के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे वो हाउ से ये बोली थी कि वाई कंडेंसेशन के 4th लेयर से 5th लेयर पे जाने के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बॉटलनेक होता है। लेकिन इस समय हाउ इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है कि आखिरकार उसके टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है। इसी समय फैटी हाउ से बोलने लगता है, हाउ हम लोग का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कंडेंसिंग जो स्प्रिट पिल है वो खरीद के लेके आऊंगा जिससे कि तुम अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन इस समय हाउ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। फैटी से बोलता है, वो सभी पिल मेरे लिए और ज्यादा काम का नहीं है, एक काम करो तुम खुद के लिए ही उन सभी पिलों को यूज करो। हाउ की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दोबारा से वही टीचर को देखने के लिए मिलता है जो कि पहले भी दिखा था, नाम याद नहीं है। और ये जो टीचर है इनके हाथ में हम लोगों को दोबारा से वही गोल्डन कलर के पिल को देखने के लिए मिलता है। एंड ये जो गोल्डन कलर का पिल है ना, इसे देखने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता होता है कि पिल जिसके भी हाथ में जाएगा उसका तो इल लग जाएगा। लेकिन इस समय हाउ इस बात को भी सोचने लगता है कि अगर ये पिल उसे किसी भी तरह मिलता है तो उसका ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा स्मूथली होगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय टीचर सभी को शांत होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही बोलता है, मैं पिछले 2 सालों से पिल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रहा हूँ और ये जो खास तरीके का पिल है इसको मैं उसी लौंडे को देना प्रेफर करता हूँ जो कि हाल ही में सेट के अंदर ज्वाइन हुआ है। इतना कहने के साथ ही इस समय ये जो टीचर है ये अपने आसपास देखने लगता है। टीचर को अपने एक तरफ वोंग दिखाई देता है, दूसरी तरफ हाउ दिखाई देता है। लेकिन इस समय टीचर का जो मेन अटेंशन है वो फैटी के ऊपर जाता है। अपन लोगों का भोला भला फैटी जो कि इस समय अपने नाइफ से दांत को खुजला रहा होता है, उसको क्या पता आखिरकार उसके साथ अभी क्या होने वाला है। यस, आप लोगों ने एकदम सही गेस किए हो। ये हरामी टीचर अभी पिल को सीधा फेंक के मारता है फैटी के हाथ में। बेचारा फैटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बस एक ही बात बोलने लगता है, ए मैं आखिरकार क्यों मिला मुझे। फैटी अभी रोते हुए हाउ से बोलने लगता है, हाउ मेरी मदद करो, ये पिल जिसके भी पास जाता है वो तो मारा जाता है ना, प्लीज हाउ मेरी मदद करो। फैटी इतना कह ही रहा था। इसी समय हम लोग को 2 लौंडे को दिखाया जाता है जो लोग वीर के अंदर से अभी इसी ओर आने लगता है। लेकिन अभी फैटी के हाथ से हाउ पिल को ले लेता है। फैटी को गोदी में उठाते हुए यहाँ से भागने लगता है और बोलने लगता है, तुम जल्दी से जाके गुफा के अंदर जाके छुप जाओ और बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। हाउ को अभी फैटी को लेके यहाँ से भागता हुआ देखने के बाद आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि ये तो हाउ है। और जैसा कि हाउ यहाँ पे क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे है
है तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो यहाँ से भाग नहीं सकता। देखते ही देखते हाउ अभी फैटी को नीचे की ओर फेंक देता है और इसके साथ ही जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर के यहाँ से भागने लगता है। फैटी जो कि इस वक्त नाटक करते हुए सभी से बोलने लगता है कि सभी देखो हाउ मेरे पिल को चुरा के यहाँ से भाग रहा है। देखते ही देखते अभी बहुत सारे स्टूडेंट हाउ का पीछा करने लगता है और हाउ से बोलने लगता है हाउ तुम क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे हो, तुम पिल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, जल्दी से उस पिल को हम लोग को दे दो और अगर तुम ऐसा करोगे तो जिंदा बच जाओगे। अभी तो हम लोग को दोबारा से फैटी को भी देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है ये कितना ज्यादा डेंजरस है, हाउ तुम अपना ध्यान रखना। सीना भी चेंज होके हाउ की ओर जाता है जो कि इस वक्त पिल को लेके दौड़ते दौड़ते अपने मन में ही बोलने लगता है 12 घंटे तक पिल को अच्छे तरीके से संभाल के रखना होगा, उसके बाद ये पिल मेरा हो जाएगा और इस पिल के माध्यम से मैं बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। और जैसा कि हाउ ने पहले भी बैरन माउंटेन के अंदर जाके बहुत सारे बिस्टों को आईने के माध्यम से मारा था, इसी कारण ही हाउ दोबारा से बैरन माउंटेन में जाने के बारे में सोचता है और यहाँ पे दौड़ते दौड़ते हाउ अपने पास से मिरर को भी बाहर की ओर निकाल लेता है। और यहाँ पे हाउ ने मिरर को किस लिए बाहर निकाला है मुझे नहीं लगता इसके बारे में अलग से बताने की कोई भी जरूरत है। अभी हाउ को माउंटेन की ओर जाता हुआ देखने के बाद उसके पीछा करने वाले जितने भी और स्टूडेंट थे वे सभी बोलने लगते हैं क्या वो पगला गया है, वो लौंडा क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे होने के बावजूद उस माउंटेन में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उस माउंटेन के अंदर भर भर के डेमोनिक बिस्ट रहते हैं तो वो माउंटेन के अंदर 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी बॉडी को डेमोनिक बिस्ट कच्चा ही खा जाएगा, इवन उसकी हड्डी तक भी नहीं छोड़ेगा। ये सभी बातें बोलते हुए वे लोग हाउ का पीछा कर ही रहे थे लेकिन वे लोग अभी सामने की ओर कुछ ऐसा देखता है जो कि देखने के बाद इन लोगों की आंखें पूरी तरीके से फटी रह जाती है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे हाउ का जो कारनामा है वो देख लेता है, मतलब बिस्टों का पिछवाड़ा फोड़ने वाला कारनामा, अच्छा जो भी है। अभी ये सभी चीजें देखने के बाद ये लोग बिल भी नहीं कर पा रहा होता है। आखिरकार क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे होने के बाद भी वो एक बिस्ट को मतलब एक डेमोनिक बिस्ट को कैसे मार सकता है। ऊपर से इस डेमोनिक बिस्ट का कोड भी यहाँ पे नहीं होता और इससे वे लोग यहाँ पे ये अंदाजा तो लगा लेता है कि आखिरकार हाउ ने कितना जल्दी इस बिस्ट का खेल खत्म किया होता है। लेकिन अभी वे लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं जब वे सभी सामने की ओर और 3 बिस्टों का लाश देखते हैं। इन सभी स्टूडेंटों के अंदर इस वक्त हम लोग को शांगवन सॉन्ग को भी देखने के लिए मिलता है। बेचारा इस वक्त अपने मन में ही सोचने लगता है क्या सच में ही हाउ के पास इतना ज्यादा शक्ति है। उस दिन अगर हाउ गुफा से निकल के भागने की कोशिश भी करता तो शायद से मैं उसे रोक भी नहीं पाता। इस वक्त तो हम लोग को और 2 स्टूडेंटों को भी देखने के लिए मिलते हैं और ये दोनों यहाँ पे स्टूडेंट कम आदमी ज्यादा लग रहे हैं। तो जो भी है अभी ये दोनों अपने मन में ही सोचने लगता है हाउ की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, ऊपर से ये जो माउंटेन है इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस बिस्ट रहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पे ये जो दोनों लौंडे हैं दोनों ही क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेयर पे हैं, मतलब आप उनके हाउस से 1 लेयर ऊपर। लेकिन जैसा कि अभी वे दोनों ही होते हैं स्पीड पिल का भूखा तो इसी कारण ही ये दोनों अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हाउ को सर्च करने के लिए जाने लगता है। सीन चेंज होके अभी हाउ के और का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त मिरर को सामने की ओर पकड़ के दौड़ रहा होता है और हाउ के सामने जितने भी वाइल्ड बीस्ट हैं वे सभी मिरर को देखने के बाद दुम दबा के यहाँ से भागने लगता है। हाउ दौड़ते दौड़ते अभी अपने मन में ही सोचने लगता है जब तक मैं इन सभी को ऐसे ही मिरर दिखा के डरा के भगा पा रहा हूँ तब तक मुझे किसी और बिस्टों को मारने की जरूरत नहीं है और इससे मुझे काफी हद तक टाइम भी मिल जाएगा भागने के लिए। हाउ बेचारा अभी दौड़ते दौड़ते इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसके पीछे से कोई दोनों शॉट के माध्यम से अटैक कर देता है जिससे कि हाउ बाल बाल बचता है। हाउ इस समय जल्दी जल्दी से अपने थैली के अंदर से एक फ्लाइंग शॉट को बाहर की ओर निकाल लेती है और उसके ऊपर सवार होके स्विंग करके एकदम सीधा यहाँ से निकल जाता है। हाउ को इस समय फ्लाइंग शॉट को यूज करता हुआ देखने के बाद दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये तो क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेयर पे है तो आखिरकार ये फ्लाइंग शॉट को कैसे यूज कर पा रहा है। तो इस समय साइड वाला चोमू बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगता है नहीं वो फ्लाइंग शॉट को यूज नहीं कर रहा है बल्कि वो शॉट को अपने क्यूआई के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो शॉट को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आप को भी शॉट के माध्यम से कैरी कर पा रहा है। सामने की ओर इस वक्त हम लोग को हाउ को देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय शॉट के ऊपर से नीचे की ओर उतर गया होता है और इसके साथ ही दोबारा से दौड़ के यहाँ से भागने लगता है। हाउ को दोबारा से दौड़ता हुआ देखने के बाद वे दोनों भी हाउ का पीछा करने लगता है और बोलने लगते हैं कि अगर वो इसी तरीके से अपने क्यूआई को ज्यादा यूज करेगा तो वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। कुछ ही देर बाद हम लोग बिना किसी परेशानी के उसे आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हाउ भी काफी ज्यादा चालाक होता है, वो अपने पास से पिल को निकाल के उसे खाने लगता है क्यूआई को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। हाउ इस वक्त वोंग को याद करते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है अगर मैं फैटे को मिला हुआ एक गोल्डन कलर की पिल को यूज करके 5th लेयर पे भी पहुंचता हूँ फिर भी ये काफी नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हाउ इतना सोच ही रहा था इसी समय वो
नोटिस करता है कि पीछे की ओर से दोनों सीनियरों में से एक सीनियर फायर सार्पेंट टेक्निक को यूज करता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उछल गया होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो दूसरा सीनियर है उसे भी दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपनी तलवार को दोनों उंगलियों के माध्यम से सीधा हाउ के ऊपर चार्ज कर देता है और बोलता है कि हाउ, अगर तुम उस पिल को मुझे दे देते हो तो यहाँ पे मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगा। देखते ही देखते हाउ के पीछे से फायर से बना हुआ एक सार्पेंट और इसके साथ ही एक तलवार बहुत तेजी से आने लगते हैं। देख के तो यही लग रहा होता है कि हाउ के पास इन दोनों अटैकों से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन इसी समय हाउ अचानक से इन दोनों अटैकों की ओर मुड़ता है और इसके साथ ही अपने पास से 10 फ्लाइंग शॉट को सीधा उन अटैकों की ओर चार्ज कर देता है। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, बस एक ही बात बोलता है, क्या ये बच्चा सच में ही इतना ज्यादा रिच है? इसी समय हाउ नारुतो की तरह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है एक्सप्लोड। और होना क्या था, देखते ही देखते वो 10 फ्लाइंग शॉट जाके सीधा उन लोगों के सामने बूम हो जाता है। इस एक्सप्लोड की वजह से उन दोनों को उतना भी ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे दोनों यहाँ पे इस बात से बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं कि उसने अपनी 10 फ्लाइंग शॉट्स को ऐसे ही एक्सप्लोड करवा दिया। तो वे दोनों यहाँ पे ये तय करते हैं कि अगर वे दोनों हाउ को यहाँ पे पकड़ पाते हैं तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। सीन बहुत देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को जंगलों के इधर उधर बहुत सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाए जाते हैं और यहाँ पे ये सारी ब्लास्ट हाउ की जो फ्लाइंग शॉट है उसकी वजह से हुई है। तो अभी वो दोनों सीनियर आपस में ही बोलने लगते हैं, आखिरकार एक 4th QI कंडेंसेशन लेवल पे होने के बावजूद उसके पास कितना ज्यादा पैसा है, वो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करवाने के लिए फ्लाइंग शॉर्डो को ऐसे ही ब्लास्ट करवा रहा है। और वैसे भी वो तब से ही स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके फ्लाइंग शॉर्डो को कंट्रोल कर रहा है। तो आखिरकार उसके पास अभी भी दौड़ने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? तो साइड वाला बोलता है कि क्या तुमने वो देखा नहीं, वो जब भी अपने शॉट को यूज करता है तब भी वो एक एक पिल खाता है अपने एनर्जी को रिकवर करने के लिए। वे दोनों यहाँ पे एक और चीज नोटिस करते हैं कि इस जंगल के अंदर जितने भी डेमोनिक बीस्ट है वे सभी हाउ के ऊपर एक बार भी अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे इन दोनों के ऊपर ही अटैक करे जा रहा है। वे दोनों सीनियर यहाँ पे ये बात तो समझ जाते हैं कि हाउ के पास बहुत सारे सीक्रेट है, तो वे दोनों मिलके यहाँ पे जितने भी डेमोनिक बीस्ट है उन सभी को मार के हाउ को पकड़ने के बारे में सोचता है और हाउ को मार के उसके पास से जितने भी चीजें हैं उन सभी को भी लूटपाट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर हाउ इस वक्त भागते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि इस माउंटेन के अंदर मेरे पास जो मीरा ट्रेजर है उसकी वजह से जितने भी डेमोनिक बीस्ट है वे सभी मेरा ही हेल्पर है, तो चाहे वे लोग कितना भी कोशिश कर ले कभी भी मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। हाउ तो इस वक्त इस मिरर को अपने कपड़े के अंदर रखते हुए दोबारा से कहने लगता है कि मुझे इस मिरर ट्रेजर के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहिए, और वैसे भी वो सभी डेमोनिक बीस्ट उन लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वे लोग बहुत ही जल्दी मुझे पकड़ ही लेंगे। इतना सब कुछ कहते कहते हाउ सामने की ओर दौड़ ही रहा था। इसी समय उसे एक झुंड डेमोनिक बीस्टों का ग्रुप दिखाई देता है, तो वो उन सभी बीस्टों को देखते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अगर कोई डेमोनिक बीस्ट ग्रुप में रहता है तो मुझे उन सभी से दूरी बना के ही रहना होगा, क्योंकि अगर वे लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं तो मैं मिरर के हेल्प से भी किसी को कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक एक करके मिरर का रिफ्लेक्ट दिखाते दिखाते वे लोग कहीं ना कहीं से तो मुझे मार ही देंगे। हाउ इन सभी बातों को कह ही रहा था, लेकिन इसी समय उसे जंगल के अंदर से बहुत ही जोरदार किसी एक बीस्ट की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज है, ये तो कोई नॉर्मल बीस्ट की आवाज नहीं लग रही है, क्या ये कोई बीस्ट किंग की आवाज है? हाउ परेशान होते हुए कहता है। लेकिन जो भी हो, हाउ अभी नोटिस करता है कि उसके पीछे से बहुत सारे डेमोनिक एप उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। डेमोनिक एपों को यहाँ पे देखने के बाद हाउ के पास जो मीरा ट्रेजर है वो चमक उठती है, और बेचारे डेमोनिक बीस्ट जिनको की ट्रेजर के बारे में नहीं था पता, वे लोग और भी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और इसके साथ ही हाउ को मारने के लिए जाने लगते हैं। हाउ बेचारा एक पल के लिए तो डर ही जाता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि मिरर को देखने के बावजूद वे सभी बीस्ट उसके ऊपर अभी भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो इस समय हाउ समझ जाता है कि हो ना हो ये सभी बीस्ट QI कंडेंसेशन के 5th लेयर पे है। लेकिन यहाँ पे हाउ की शकल को देखने के बाद ये तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि साले के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुरापाती आइडिया चल ही रहा है। तो जो भी हो, इस वक्त हम लोगों को शांगवान सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त उसके ऊपर जो भालू अटैक करने के लिए आ रहा था उसे अपनी तलवार के माध्यम से बहुत ही आसानी से काट गिराता है। शांगवान सॉन्ग अभी परेशान होते हुए अपने आप से ही कहने लगता है कि आखिरकार इस माउंटेन के अंदर इतना सारा डेमोनिक बीस्ट क्यों है? अगर बीस्टाइड फुट पड़ी तो QI कंडेंसेशन के 4थे लेयर पर खड़े उन तीनों के सामने मैं बिल्कुल टिक नहीं पाऊंगा। और वैसे भी वो 5th लेयर के 2 बंदे हाउ के पीछे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं हाउ के पास से उस पिल को ले पाऊंगा। शायद से मुझे यहीं से ही रिटर्न चले जाना चाहिए। सांगवान सॉन्ग इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि हाउ तो बहुत ही तेजी से सांगवान सॉन्ग के साइड से गुजरता है। यहाँ पे बेचारा सांगवान सॉन्ग भी
हाउ को देखने के बाद एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसको अभी का जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आता। हाउ तो यहाँ से जाते जाते शांगवान सॉन्ग से बोल के जाता है, मैं तुम लोगों के लिए तोहफे में डेमोनिक एप लेके आया हूँ, जाओ उन सभी से जाके लड़ो। डेमोनिक एप, आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो? शांगवान सॉन्ग परेशान होते हुए पूछता है। तो इस समय कैमरा एंगल जैसे ही पीछे की ओर जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि पहले जितने भी डेमोनिक एप हाउ को मारने के लिए आए थे वे सभी अभी हाउ का ही पीछा करते करते इस जगह पे भी आ गए होते हैं। लेकिन इस समय हाउ यहाँ से पूरी तरीके से जाने से पहले एक और चाल चलता है। वो अपने पास से 2-4 फ्लाइंग शॉट को शांगवान सॉन्ग की ओर फेंक के मारता है और इसके साथ ही उन सभी शॉटों को पूरी तरीके से ब्लास्ट करवा देता है। और इससे होना क्या था, शांगवान सॉन्ग के सामने बहुत ही जोरदार बूम करके ब्लास्ट होता है। मतलब यहाँ पे हाउ ब्लास्ट को करवा के उसका भागने का चांस पूरी तरीके से 0 कर दिया होता है। देखते ही देखते यहाँ पे हम लोग को कुछ देर तक तोड़ने मारने की आवाजें सुनाई देती है। सीन चेंज होके अभी हाउ की ओर जाता है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए यहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि शांगवान सॉन्ग एंड उसके साथ और जो स्टूडेंट है वे सभी क्यूआई कॉन्वर्सेशन के चौथे लेयर पे हैं। तो वे लोग डेमोनिक एप के साथ फाइट करते करते मारा तो नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रियल प्रॉब्लम है वो तो उन दोनों लॉन्डे से है जो दोनों क्यूआई कॉन्वर्सेशन के 5th लेयर पे मौजूद है। हाउ इतना कह ही रहा था, इसी समय जंगलों के बीच में से चिल्लाते हुए आवाज आती है, हाउ तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। हाउ परेशान होते हुए कहता है, अरे यार लगता है वे लोग उस डेमोनिक वुल्फ के झुंड को हरा चुका है। हाउ इस वक्त अपने मन में ये भी कहने लगता है, उन लोगों की कल्टिवेशन मेरे से काफी ज्यादा है, इसलिए अगर मैं उन लोगों के साथ हेड ऑन फाइट लेता हूँ तो डेफिनेटली ही मारा जाऊंगा। मुझे ब्रोंज मिरर के माध्यम से डेमोनिक पिस्टों को डरा डरा के चीजों को बैलेंस करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी है, 4th लेयर पे उपस्थित जितने भी डेमोनिक पिस्ट है वे उन लोगों को रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है मुझे इस माउंटेन के और भी ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। हाउ के इतना कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को रात के और का सीन दिखाई जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त बहुत सारी डेमोनिक पिस्ट किसी एक चीज के कारण जोर जोर से घुमरा रहे होते हैं और यहाँ पे कारण मिरारी होता है। बट यहाँ पे इन लोग के बट को नहीं दिखाया जाता, बट आई कैन फील द पेन ब्रो। और यहाँ पे सिर्फ यही तीनों पिस्ट नहीं, देखते ही देखते जंगल के अंदर जितने भी पिस्ट मौजूद है सभी के सभी इस पेन को धीरे धीरे करके फील कर पाते हैं। जंगल के अंदर सभी के सभी पिस्टी बहुत ही जोर जोर से गुहार लगा रहे होते हैं। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को वही दो क्यूआई कॉन्वर्सेशन के 5th लेयर के स्टूडेंटों को देखने के लिए मिलते हैं और ये दोनों यहाँ पे बहुत सारे डेमोनिक पिस्टों को भी मारा होता है। अभी इनमें से एक लौंडा कहने लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या इस माउंटेन के अंदर जितने भी डेमोनिक पिस्ट है वे सभी एक साथ बेदार्क हो चुके हैं? मुझे लगता है ये सभी चीजें उसी हाउ का ही किया धरा है। और तुमने भी वो देखा है ना, जब भी हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब भी वो डेमोनिक पिस्टों की ओर झांक के देखता है और इससे डेमोनिक पिस्ट उसके ऊपर अटैक न करके हम लोगों के ऊपर ही अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। लगता है उसके पास बिस्टों को कंट्रोल करने की कोई इविल टेक्निक है। साइड वाला लौंडा बोलता है, ऐसा नहीं है, वो पूरी तरीके से बिस्टों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर सच में ही उसके पास ऐसी ताकत होती तो वो जरूर से बहुत सारे बिस्टों के झुंड को एक साथ हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह बिस्टों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो साइड वाला लौंडा बोलता है, सच में ये कितना ज्यादा परेशानी भारी है। तो दूसरा वाला लौंडा कहने लगता है कि धीरे धीरे करके चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है, तो क्या हमें उसे फॉलो करना छोड़ देना नहीं चाहिए? लेकिन इस बात को सुनने के बाद अभी पहला वाला लौंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ कहने लगता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पे इतना सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ पिल को लेने के लिए, तो फालतू में ही बकवास करके मेरे साथ गेम मत खेलो। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को हाउ को देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हाउ बेचारा सामने की ओर कुछ ऐसा दिखता है जिसके कारण उसकी आंखें पूरी तरीके से चौड़ी हो जाती है, ऊपर से चेहरा भी पसीना पसीना होने लगता है। तो इस वक्त कैमरा एंगल जैसे ही सामने की ओर जाता है, हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि पहाड़ के चट्टान में फंसा हुआ एक बहुत ही बड़ा सांप, जो कि इस समय दर्द के मारे जोर जोर से रोआर कर रहा होता है। सांप को इस तरीके से जोर जोर से रोआर करता हुआ देखने के बाद बेचारा हाउ का दिल पूरी तरीके से पिघल जाता है। हाउ यहाँ पे सांप की स्थिति को अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है, तो उसे पता चलता है सांप यहाँ पे अपना जो ओल्ड स्किन है उसे उतार रहा है। और सांप की स्किन को हिंदी में केचली कोचली कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट कर देना। और जैसा कि सांप को यहाँ पे अपनी स्किन उतारते वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसी कारण ही वो इस वक्त अपना 24 इंच का मुंह खोल के जोर जोर से रोआर कर रहा होता है। और इससे निकलने वाली जो प्रेशर है, इससे हाउ को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। हाउ को अभी ऐसा लगता है कि वो शायद से यहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। हाउ इस वक्त अपने मन में ही कहने लगता है, तो मैंने पहले जो बिस्ट की आवाज सुनी थी वो इसी का ही है, और इसकी आवाज की वजह से ही बाकी के छोटे मोटे बिस्ट डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। मुझे जहाँ तक पता है जितने भी सांप है वे लोग जब अपनी स्किन चेंज करते हैं तब वे लोग अपने वीकेस्ट स्टेट में होते हैं, लेकिन ये जो सांप है ये एक डिमांड बिस्ट है, वो भी इतना ज्यादा ह्यूज एक इनॉर्मस बॉडी के साथ। तो मुझे लगता है ये जो सांप है ये कई सालों से ही अपनी स्किन को उतार रहा है। हाउ इन सभी बातों को कह ही रहा था, लेकिन अचानक से उसके मुंह से ब्लड बाहर
की ओर आने लगता है। वो समझ जाता है कि सांप की जो डोर है उसकी वजह से ही उसको इंटरनल इंजरी हो रहा है और इससे हाउ यहाँ पे एक अंदाजा लगा लेता है कि सांप की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे QI कंडेंसेशन के 8 या फिर 9th लेयर के पीक पर है। तो इस समय हाउ यहाँ पे और ज्यादा ना रुकने का फैसला करता है, लेकिन वो यहाँ से जाता उससे पहले उसकी नजर सामने की ओर मतलब सांप के बॉडी के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक फ्लाइंग शॉट सांप के बॉडी के अंदर घुसा हुआ है और तो वो शॉट सांप के स्किन के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है। मतलब शॉर्ट को बॉडी के अंदर घुसे हुए कई साल हो चुके हैं। हाउ यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि ये जो शॉर्ट है ये कोई नॉर्मल शॉर्ट होगा नहीं, क्योंकि ये अगर कोई नॉर्मल शॉर्ट होती तो शायद से इतना पावरफुल एक बीस्ट के बॉडी के अंदर घुस ही नहीं पाती। तो हो ना हो वो जो शॉर्ट है वो कोई ना कोई ट्रेजर है। हाउ के मन में यहाँ पे लालच तो आता है उस शॉर्ट को उठाने का, लेकिन यहाँ पे हाउ अपने आप को ही थप्पड़ मार के अपने आप को ही कहने लगता है एक ट्रेजर के चक्कर में मैं इतना ज्यादा पावरफुल एक सांप को प्रोवोक नहीं कर सकता और वैसे भी मैं इतना जल्दी मारा जाना नहीं चाहता। इतना कहने के साथ ही हाउ जल्दी जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को कुछ घंटे बाद का सीन दिखाई जाते हैं। हाउ को इस वक्त एक पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन करते हुए भी दिखाई जाते हैं और इसी समय यहाँ पे वही 5th लेयर वाले दोनों लौंडे भी आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों पूरी रात हाउ का पीछा करते करते और तोड़ बिस्टो के साथ फाइट करते करते पूरी तरीके से थक चुका था। एक लौंडा हाउ से कहने लगता है कि तो फाइनली तुम दौड़ते दौड़ते थक चुके हो है ना। तो इस समय हाउ एक पिल को खाते हुए कहने लगता है हाँ, कुछ देर पहले तक तो मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ की इस बात को सुनने के बाद दोनों ही चोमू जैसा शकल बना लेता है और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास QI रिस्टोरेशन पिल है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के पास एक भी पिल नहीं होता है। तो इस समय वे दोनों चलने की कोशिश करने लगता है। दोनों में से एक लौंडा कहने लगता है कि तू कमीने मर्चेंट हाउ, अगर तेरे में सच में ही दम है ना तो इस तरीके से भागना बंद कर, ऊपर से बिस्टो से भी हम लोग के ऊपर हमला बंद कर दे और हम लोगों के साथ एक क्लीन फाइट कर। वह लौंडे की इस बात को सुनने के बाद हाउ अभी थोड़ा सा कैजुअल तरीके से और रिलैक्स होते हुए कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन उतना ज्यादा हाई नहीं है, तो अगर तुम लोग मेरा पीछा करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम लोगों के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता और इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। और अगर तुम लोग यहाँ पे दोबारा से मेरा पीछा करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे एक और बिस्टो का झुंड है, तो नतीजा क्या होगा वहाँ पी लो मुझे नहीं पता। और हाउ यहाँ पे दोबारा से एक और पिल को खाने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं तुम लोग को याद दिला दूं तो 12 घंटा पहले खत्म हो चुका है, तो अगर तुम लोग को हिट ऑन फाइट ही चाहिए तो एक काम करो, मुझे उस पिल को खा के 5th लेयर पे ब्रेक थ्रू करने दो, फिर करेंगे। हाउ की इस बात को सुनने के बाद काला लौंडा यहाँ पे गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन जो साइड वाला लौंडा है वो अभी हाउ के पास आके हाउ से कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर हाउ, हालांकि मैं उस पिल को चाहता था लेकिन मैं एक कभी नहीं कहा था मैं तुम्हारी जान को भी लूंगा। जब हम लोग सेट के अंदर जाएंगे तब हम लोग और भी ज्यादा अच्छे वक्त गुजारेंगे और शायद से एक फ्रेंड भी बन सकते हैं। और हाँ, QI कंडेंसेशन के 5th लेयर पे पहुंचने के लिए एडवांस कांग्रेचुलेशन। इतना कहने के साथ ही ये लौंडा भी यहाँ से जाने लगता है। तो फाइनली इन सभी को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करता है। उसी पत्थर के ऊपर ही लेटे लेटे अंगड़ाइयां लेने लगता है। कुछ देर बाद सूरज भी सिर के ऊपर आ गया होता है। हाउ इस वक्त पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है। पिल को अच्छी तरीके से देखने लगता है। हाउ को यहाँ पे पता चलता है पिल के ऊपर जो सील लगा हुआ था वो भी हट चुका है। तो इस समय वो अपने पास से उसी ट्रेजर मिरर को बाहर की ओर निकाल लेता है और मिरर से कहने लगता है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। देखते ही देखते हाउ अभी मिरर के ऊपर उस पिल को रख देता है और इसके साथ ही अपने पास से बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन को भी बाहर की ओर निकाल लेता है और यहाँ पे सभी के सभी स्पिरिचुअल स्टोन को यूज करके वो जो गोल्डन येलो कलर का पिल है उसी का ही 10 डुप्लीकेट पिल बना लेता है। हाउ इस वक्त एक पिल को पकड़ते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि मैं QI कंडेंसेशन के 5th लेयर पे जरूर से पहुंचूंगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को वॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इसी माउंटेन के किसी एक किनारे पे खड़ा होकर सामने की ओर देखता हुआ अपने आप को ही कह रहा होता है कि तो फाइनली टाइम आ चुका है। यहाँ पे 3 साल मैंने ग्रंथों की तलाश में लगा दिया, पूरा 1 साल झाओ किंगडम को छान मारा और इसके साथ ही 2 सालों तक काउसन सेट के अंदर इंतजार किया। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। 200 साल पहले का वो इंक ड्रैगन जरूर से मारा जाने से पहले इसी ब्लैक माउंटेन के अंदर कहीं पे गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी की 2 सबसे अहम चीजें दोनों ही टॉप माउंटेन सेट से जुड़ी होंगी। क्या हो सकता है कि मेरी किस्मत यहीं फैलने वाली है। अगर ये काम हो गया तो इनर सेक्ट में दाखिल होने के लिए इतना काफी होगा और फिर मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी दूसरी बड़ी बात की प्लानिंग शुरू कर सकूंगा। वांग खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसके पास एक लौंडा आता है जो कि इस समय वांग से कहने लगता है कि बड़े भाई आपने जो कुछ भी कहा था सब कुछ पूरी तरीके से सेट है। इवन आपने जैसा कंडीशन सेट किए थे उस हिसाब से मैंने दूसरे सेक्ट के जितने भी डाविस्ट फ्रेंड है उन सभी को भी बुला लिया है। बस यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि सीनियर ब्रदर शांगन सम अभी तक कहाँ है। तो इस समय वांग उसे कहने लगता
लगता है ठीक है, इन सभी चीजों से और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस प्लान को बहुत पहले से ही तैयार करके रखा है और मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से उस डिमांड की स्किन बदलने की प्रक्रिया 2 साल में पूरी होने वाली है और जिस पल वो सफल होगी उसी पल वो सबसे ज्यादा कमजोर भी होगा। वोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह लौंडा अभी वोंग से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर वोंग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये काम पक्का सफल होगा और इस छोटे भाई की तरफ से आपको पहली कांग्रेचुलेशन कि आप पिल जरूर हासिल कर लोगे। तो इस समय वोंग थोड़ा सा अहंकार के साथ कहने लगता है कि ये काम अपने आप ही सफल होगा, मैं वोंग आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ। इतना कहने के साथ ही वोंग इस वक्त अपने मन में ही कहने लगता है कि जिस दिन मुझे चुना गया था उस दिन से ही सब बदल गया। जब मैं सिर्फ 6 साल का था अचानक से एक दिन आसमान से खून बरसा और वो खून सीधा मेरे दाहिने हाथ पर जा गिरा और तब मेरे दाहिने हाथ पे उस खून का निशान भी बन गया और उसी पल से मुझे महसूस हुआ जैसे मैं इस आसमान का हिस्सा बन गया हूँ। इसी खून की बूंद ने मुझे इनहेरिटेंस की एक झलक दी और इसकी रेजोनेंस के जरिए मैं यहाँ के ग्रंथों से क्लू निकाल पाया। 200 साल पहले जब इस जगह पर यह डंजन बना तो उसकी ऑरा को सुप्रीम खजाने से छुपा दिया गया था। काउसन सेट में भी बहुत कम लोग इस राज को जान पाए और इसी जगह पर इंक ड्रैगन की लाश छुपा कर रखी गई थी। सिर्फ जब वो अपनी स्किन बदलता है और दहाड़ता है तभी उसकी असली रूप सामने आता है। ये सब सिर्फ उस खून की बूंद की वजह से मुमकिन हो पाया है। बाहर के लोग तो इस बारे में कभी जान ही नहीं सकते। अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही वोंग इस वक्त उस लौंडे से कहने लगता है कि कल सुबह हम लोग उस माउंटेन में जाएंगे। वोंग की एक कहने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को हाउ के और का सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पे इस समय हाउ उसके पास जितने भी गोल्डन कलर के पिल थे उन सभी को एक एक करके खा जाता है। हाउ अभी जैसे ही सभी के सभी पिलों को खा लेता है वैसे ही वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है जहाँ पे उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा लेक होता है। लेक को देखने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगता है मैं आखिरकार कौन सी जगह पे हूँ और ये लेक क्या ये मेरे बॉडी के अंदर ही है। मैं यहाँ पे ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि ये जो लेक है ये मेरा ही रेंटियन है, तो क्या ये डैन लेक हो सकता है। तो जैसा कि हाउ इस समय क्यूआई कॉन्डेंसेशन के 5th लेयर पे एंटर किया होता है इसी कारण उसके बॉडी के अंदर ये जो डैन लेक है ये अपने आप ही तैयार हो रहा होता है। हाउ धीरे धीरे करके लेक के पानी के ऊपर आ जाता है और इसके साथ ही आसपास अच्छे तरीके से देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वाह, ये तो क्यूआई कॉन्डेंसेशन के 4th लेयर से पूरी तरीके से अलग है। हाउ एक्साइटेड होते हुए बोल उठता है। हाउ तो इस वक्त अपने मन में ये भी कहने लगता है इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, आर्ली का जो स्पिरिट पील है वो एकदम असाधारण है, परंतु इस पील की भी अपनी सीमाएं हैं। एक साथ बहुत सारे पीलों को खाना शायद से ये पिछले बार की पीलों की तरह अपना प्रभाव को खो देगा। अब देखना ये है कि क्या ये पील मुझे क्यूआई कॉन्डेंसेशन के 6th लेयर तक पहुंचने तक अपनी किस्मत बनाए रख पाएगी या नहीं। हाउ इन सभी बातों को कह ही रहा था लेकिन इसी समय उसे उसी सांप की बहुत ही जोरदार एक रोआर सुनाई देती है। तो इस समय हाउ जल्दी जल्दी से दौड़ के उसी सांप की ओर जाने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि उस बड़े सांप का रोआर करने की आवाज इस बार बहुत ही अलग लग रही है। आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है मुझे पता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर है, तो मैं वहाँ पे जाके दूर खड़ा रह के ही सब कुछ देखूंगा। हाउ अभी जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उस बड़े सांप के साथ वोंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्डों के माध्यम से फाइट कर रहा है। हाउ वोंग को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अपने मन में ही कहने लगता है कि आखिरकार वोंग यहाँ पे किस कारण के लिए आया है, क्या वो यहाँ पे मेरे पास से उस पिल को लेने के लिए आया है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वोंग ने पहले काफी भी मेरे पास से पिल छीनने के लिए नहीं आया था, तो क्या वो यहाँ पे इस बड़े सांप के लिए आया है। हाउ के इतना कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को वोंग को देखने के लिए मिलते हैं। वोंग इस समय अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और इसके साथ ही फ्लाइंग स्वॉर्डों को कंट्रोल करके सांप के बॉडी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। अभी तो हम लोग को यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंटों को भी देखने के लिए मिलते हैं, वे लोग अभी एक साथ सांप के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद हाउ का चेहरा पूरी तरीके से क्वेश्चन से भर जाता है। वो अपने आप से ही पूछने लगता है क्या वोंग ने इन सभी लोगों को अपने हेल्प के लिए सेट के बाहर से बुलाया है और उन सभी में से वो पर्सन वो तो अंकल शांगवान सुई की तरह दिख रहे हैं। हाउ दूर खड़ा होके इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो जो सांप है वो भी यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे सांप को इनके ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद हाउ तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। वो इस वक्त सांप को अपने मन में ही कहने लगता है कि बड़े भाई सांप आप जल्दी से वोंग को मार दो, यदि आप यहाँ पे वोंग को मार देते हैं तो ये मेरा रिवेंज का एक हिस्सा हो जाएगा। हाउ अपने मन ही मन इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय वोंग अपने हाथ को ऊपर की ओर करता है और इसके साथ ही कहने लगता है जल्दी से फॉर्मेशन को तैयार करो। वोंग के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि आसमान की ओर मतलब जो सांप है उसके सिर के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े सर्कल बन गए होते हैं और देखते ही देखते सर्कल के अंदर से बिजली बहुत ही तेजी से सांप के ऊपर गिर रही होती है और इससे सांप को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। बेचारा सांप तो यहाँ पे जोर जोर से रोड भी कर रहा होता है। सांप जो कि इस समय पूरी तरीके से गुस्से में आ गया होता है और वो इस वक्त अपने बॉडी से ड्रैगन ऑरा को रिलीज करने लगता है, पर यहाँ पे वोंग
वोंग डरने की बजाय बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन दूसरी ओर वोंग के साथ जितने भी लोग आए थे वे लोग यहाँ पे ड्रैगन ऑरा को देखने के बाद थोड़ा बहुत परेशान होने लगता है। लेकिन जैसा कि सांप के बॉडी से निकलते ही ड्रैगन ऑरा परमानेंट यहाँ पे नहीं रह रहा था, इसी कारण वे लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि सांप यहाँ पे ड्रैगन की पावर को यूज नहीं कर सकता। देखते ही देखते ये सांप अभी बहुत ही जोरदार एक रॉड के साथ पत्थरों से निकल जाता है और एकदम सीधा आसमान की ओर जाने लगता है। सांप अभी आसमान की ओर उड़ता हुआ जितने भी लोग यहाँ पे सांप को मारने के लिए आए थे उन सभी के सामने ही प्रकट हो जाते हैं। और होना क्या था, देखते ही देखते ये सांप अपने मुंह खोल के रेड कलर के पॉइजन के माध्यम से उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वोंग यहाँ पे अपनी जगह से तो हट जाता है और इसके साथ ही बाकी लोगों को भी अपनी जगह से हटने के लिए बोल देता है और कारण बताते हुए बोलता है कोई भी इस पॉइजन को यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकता। और जैसा कि इस सांप यहाँ पे अपनी स्किन को पूरी तरीके से उतार चुकी है तो यहाँ पे वोंग ये तो समझ जाता है कि ये जो सांप है ये अपने सबसे कमजोर स्थिति पे है। वोंग अपने मन में ही कहने लगता है कि तो फाइनली वो टाइम आ ही चुका है और वो सुप्रीम ट्रेजर भी प्रकट होने वाले हैं। वोंग इन सभी बातों को कह ही रहा था, इसी समय कैमरा एंगल हाउ की ओर आता है। हाउ यहाँ पे उस शॉट को देखने के बाद ये तो समझ जाता है कि वो जो शॉट है वो एक फ्लाइंग शॉट है और वो तलवार सांप के बॉडी के अंदर लगा हुआ नहीं थी बल्कि वो तो सांप के उतरे हुए स्किन और सांप के शरीर में फंसी हुई थी। इसका मतलब वो जो तलवार है वो अभी सांप के उतरे हुए स्किन के अंदर ही है और मुझे लगता है ऐसी तलवार कोई नॉर्मल तो नहीं हो सकती, जरूर से वह एक सुप्रीम ट्रेजर है। हाउ अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही दौड़ के अभी उस फ्लाइंग शॉट को हासिल करने के लिए जाने लगता है।